कक्षा 8वीं के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 5 जिसका नाम है बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड की अभ्यास 5F के प्रश्नों को हम इस कक्षा में हल करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है, दो पूर्णांक a तथा b ऐसे ज्ञात कीजिए कि प्रश्न संख्या 1 में हमें दो पूर्णांक a और b ज्ञात करने हैं और वे ऐसे होने चाहिए जिसके लिए पहले वाले सवाल में कुछ कंडीशन दे रखी हैं। दोनों का योगफल 8 आना चाहिए और a और b दोनों का गुणनफल 15 आना चाहिए। तो हमें दो ऐसे पूर्णांक ज्ञात करने हैं a और b जिनको जोड़ने पर 8 आना चाहिए और दोनों की गुणा करने पर गुणनफल 15 प्राप्त होना चाहिए। अब ऐसी दो संख्या देखिए पहाड़े में देखते हैं कि जिनकी गुणा करने पर 15 आए। अगर हम देखते हैं एक की गुणा अगर हम 15 से करते हैं तो 15 आएगा और 15 में एक जोड़ने पर 8 तो हमको नहीं मिलेगा। फिर दो के बारे में देखते हैं, दो में दो की गुणा किसी संख्या से करने पर 15 प्राप्त नहीं होगा। तो फिर हम तीन से देखते हैं, तीन पंजे होते हैं 15, तीन पंजे हो जाएंगे 15। तो संख्या 3 और 5 का गुणनफल 15 आता है और 3 और 5 को अगर हम जोड़ दें तो उनका योगफल 8 भी आएगा। तो ये दो पूर्णांक हमारे हो जाएंगे 3 और 5। तो a का मान हम मान लेंगे छोटी वाली पूर्णांक को और b का मान मान लेंगे हम बड़े वाले पूर्णांक को। तो a आ गया है 3, b बराबर है 5। अगर हम दोनों का योगफल ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा 8, दोनों की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15। तो यह दो संख्याएं हो गई हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। अब अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में हमको कहा गया है कि दो पूर्णांक हमको ज्ञात करने हैं a और b, दोनों का योगफल 13 आना चाहिए और दोनों का गुणनफल 12 आना चाहिए। तो पहले हम ऐसी दो संख्या देखेंगे जिनकी गुणा करने पर 12 आए। अगर देखिए अगर हम एक की गुणा 12 से करते हैं, एक पहाड़े में अगर एक की गुणा 12 से करेंगे तो आ जाएगा 12 और 12 और एक को जोड़ेंगे तो आएगा 13। तो ऐसे दो पूर्णांक हमको ज्ञात करने थे जिनकी गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने पर आना चाहिए 13। तो ऐसे दो पूर्णांक आ गए हैं, एक है 1 और दूसरा है 12। अगर a और b 1 और 12 को अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा 13 और 1 और 12 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12। तो ये दोनों पूर्णांक हो गए हैं इस प्रश्न के सही उत्तर। अब अगला सवाल देखिए, यहाँ पर कहा गया है दोनों पूर्णांकों का योगफल 1 आना चाहिए और दोनों का गुणनफल -20 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम दोनों का गुणनफल ऋणात्मक संख्या दिया हुआ है, तो यहाँ -20 है, तो हम केवल अंक को देखेंगे। तो ऐसे दो पूर्णांक देखेंगे जिनकी गुणा करने पर अंक 20 आए। तो 20 देखिए अगर 1 की गुणा 20 से करते हैं तब भी आएगा 20, 2 की गुणा 10 से करेंगे तो आएगा 20, अगर हम 4 की गुणा 5 से करेंगे तब भी आएगा 20। तो हमें ऐसे दो पूर्णांक देखने थे जिनका गुणनफल 20 आए, पर यहाँ पर ऋणात्मक में आ रहा है 20। एक पूर्णांक इनमें से देखिए जब दो पूर्णांकों का गुणनफल ऋणात्मक आता है तो उन दोनों पूर्णांक में से एक पूर्णांक तो रहता है ऋणात्मक और दूसरा पूर्णांक रहता है धनात्मक। जब ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक के साथ करते हैं तो गुणनफल में माइनस का चिन्ह आ जाता है, ऋणात्मक चिन्ह आता है। तो a और b दो पूर्णांक हमको ज्ञात करने हैं जिनका गुणनफल -20 आना चाहिए। तो a और b दोनों पूर्णांक में से एक होगा ऋणात्मक, दूसरा होगा धनात्मक। अब ऋणात्मक कौन सा होगा और धनात्मक कौन सा होगा वो हम देखेंगे। जो योगफल में चिन्ह आया है, देखिए दोनों के योगफल में धनात्मक 1 आया है, तो ये प्लस का 1 है। तो जो अंक जिस पूर्णांक का अंक बड़ा रहेगा उसका चिन्ह रहेगा जो योगफल का चिन्ह है। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो जो बड़ा पूर्णांक हमारा रहेगा, बड़ा अंक वाला पूर्णांक वह रहेगा धनात्मक और जो छोटा रहेगा वह रहेगा ऋणात्मक। तो 4 अगर 5 की गुणा करते हैं तो 20 आएगा। अब इस 4 में से और 5 में से एक धनात्मक होना चाहिए, एक ऋणात्मक। देखिए दोनों का योगफल हमको 1 लेकर आना है। 20 और 1 को अगर हम जोड़ेंगे 21 आएगा, घटाएंगे 19 आएगा। तो ये वाले तो नहीं होंगे। 2 और 10 की गुणा करने पर भी 20 आ रहा है। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 12 आएगा और घटाएंगे तो आ जाएगा 8। तो यहाँ से भी 1 नहीं मिलेगा। 4 और 5 को जब हम जोड़ेंगे तो 9 आएगा, पर घटाने पर क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पर अगर इन दोनों का अंतर या योगफल अंतर करते हैं तो 1 हमको मिल रहा है। हमारे योगफल में भी 1 है।
तो जो बड़ा अंक है 5 तो वह तो रहेगा यहाँ पर धनात्मक और जो छोटा अंक है 4 वह रहेगा ऋणात्मक। तो जब हम +4 में -4 जोड़ेंगे तो हमको प्लस का 1 प्राप्त होगा और +5 की गुणा -4 से करेंगे तो आ जाएगा -20। तो ऐसे दो पूर्णांक, एक तो आ गया है a बराबर प्लस का 5 और b बराबर -4। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, 5 में अगर -4 जोड़ेंगे तो आएगा प्लस का 1 और दोनों की गुणा करेंगे, 5 में अगर -4 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा -20। तो ये दोनों पूर्णांक हो गए हैं इस प्रश्न के सही उत्तर। अब अगला सवाल है, दोनों का योगफल -5 है और दोनों का गुणनफल है +4। तो दोनों का योगफल हमें ऋणात्मक दिया हुआ है कि दोनों का योगफल ऋणात्मक है और दो संख्याओं का योगफल ऋणात्मक दिया गया है और दो संख्याओं का गुणनफल धनात्मक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल धनात्मक, देखिए दो ही कंडीशन में आता है। अगर दोनों पूर्णांक धनात्मक होंगे तो गुणनफल भी धनात्मक आएगा। अगर दोनों पूर्णांक ऋणात्मक होंगे तब भी गुणनफल धनात्मक ही आएगा। और दोनों धनात्मक पूर्णांकों का योगफल कभी ऋणात्मक नहीं आएगा। तो ये तो कंडीशन यहाँ पर नहीं लगेगी। दोनों पूर्णांक हमारे रहेंगे ऋणात्मक, क्योंकि ऋणात्मक और ऋणात्मक का गुणनफल धनात्मक आ जाएगा और ऋणात्मक में अगर ऋणात्मक जोड़ेंगे तो उनका योगफल ऋणात्मक रहता है। तो वैसी दो संख्या हमको देखनी है जिनकी गुणा करने पर 4 आए और वे दोनों संख्या ऋणात्मक रहेंगी। ये हमने यहाँ पर पता कर लिया है। तो अब ऐसी दो, एक की गुणा अगर हम 4 से करते हैं तो भी हमको 4 प्राप्त होगा और 4 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5। पहला पूर्णांक हमारा रहेगा -1 और दूसरा पूर्णांक भी रहेगा -4। अगर हम -1 की गुणा -4 से करेंगे तो गुणनफल धनात्मक का 4 आ जाएगा और दोनों का अगर हम योगफल ज्ञात करें -1 का और -4 का तो प्राप्त होगा -5। -1 में -4 जोड़ने पर -5 आएगा। तो ये दोनों पूर्णांक इस प्रश्न के सही उत्तर हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, सवाल नंबर 5 पर। इस प्रश्न में दोनों पूर्णांकों का योगफल -1 दिया गया है और दोनों का गुणनफल दिया गया है -12। अब दो पूर्णांकों का गुणनफल ऋणात्मक दिया गया है। तो दो पूर्णांकों का गुणनफल ऋणात्मक तभी आता है जब दोनों में से एक पूर्णांक रहेगा धनात्मक और एक ऋणात्मक रहेगा और दूसरा धनात्मक। पर एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है तो दोनों का गुणनफल आ जाएगा एक ऋणात्मक संख्या। तो अब जो दो पूर्णांक ए और बी हम ज्ञात करने वाले हैं उनमें से एक धनात्मक रहेगा और एक ऋणात्मक रहेगा, जिनकी गुणा करने पर 12 आए और जिनको जोड़ने पर -1 आना चाहिए। अब यहाँ पर कौन सा धनात्मक रहेगा और कौन सा ऋणात्मक रहेगा, ये हम पता करेंगे जो योगफल में चिन्ह दिया हुआ है ऋणात्मक। अगर योगफल में ऋणात्मक चिन्ह दिया गया है तो जिस पूर्णांक का अंक बड़ा रहेगा वह ऋणात्मक रहेगा, क्योंकि योगफल में ऋणात्मक चिन्ह है और जिस पूर्णांक का अंक छोटा रहेगा वह हो जाएगा ऋणात्मक। जिस पूर्णांक का अंक बड़ा रहेगा उसके आगे चिन्ह लगाएंगे हम ऋणात्मक, क्योंकि यहाँ पर योगफल ऋणात्मक आया है। तो वैसी दो संख्या देखते हैं जिनकी गुणा करने पर 12 आए। अगर देखिए एक की गुणा 12 से करते हैं तब भी 12 आएगा और 12 एक को जोड़ने या घटाने पर हमको 1 नहीं मिलेगा, तो ये रहने देते हैं। अगर 2 की गुणा 6 से करते हैं तब भी 12 आएगा और 2 या 6 को जोड़ने या घटाने पर हमको 1 नहीं मिलेगा, तो इसको भी छोड़ देंगे। फिर देखते हैं 3 चौक 12, अगर 3 और 4 की गुणा करते हैं तो 12 आएगा और दोनों को अगर हम घटाएंगे, घटाने पर 1 हमको मिल जाएगा, तो वे दोनों पूर्णांक या तो 3 या 4 होंगे। अब एक पूर्णांक रहेगा 3, दूसरा पूर्णांक रहेगा 4। अब इन दोनों में से एक धनात्मक होगा, एक ऋणात्मक, तभी गुणनफल आएगा ऋणात्मक और योगफल भी आना है हमारा ऋणात्मक। तो ऋणात्मक पूर्णांक वह रहेगा जिसका अंक बड़ा होगा, क्योंकि योगफल में यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह आया है। तो जब दो पूर्णांकों का योगफल ऋणात्मक है और दोनों पूर्णांकों में एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो योगफल ऋणात्मक तभी आएगा जब बड़े अंक वाला पूर्णांक ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक रहेगा -4 और धनात्मक हो जाएगा +3। तो जब -4 और +3 की गुणा करेंगे तो आएगा -12
और दोनों को अगर हम जोड़ देंगे -4 और प्लस के 3 को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा -1। तो दो पूर्णांक हमारे आ गए हैं, एक है +3 और दूसरा पूर्णांक है -4। इनका गुणनफल -12 है। अगर दोनों का योगफल ज्ञात करें +3 और -4 का, तो हमको -1 प्राप्त हो जाएगा। यही दो पूर्णांक इस प्रश्न के सही उत्तर हैं। अब अगले सवाल पर चलते हैं, सवाल नंबर 6 पर। यहाँ पर दो पूर्णांकों का योगफल -11 है और दोनों का गुणनफल धनात्मक 10 है। तो दो पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक तभी आता है जब वह दोनों पूर्णांक या तो धनात्मक हो या दोनों पूर्णांक ऋणात्मक हो। अगर दोनों पूर्णांक ऋणात्मक रहेंगे तब भी उनका गुणनफल धनात्मक आएगा और दोनों धनात्मक रहेंगे तब भी उनका गुणनफल धनात्मक आएगा। और उन्हीं दोनों का योगफल यहाँ पर ऋणात्मक दिया गया है। तो दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल धनात्मक ही प्राप्त होता है, ऋणात्मक नहीं आता है। तो ये पहली कंडीशन तो नहीं लगेगी। तो जो दो पूर्णांक हमको निकालने हैं वे दोनों ऋणात्मक होंगे। दोनों की ऋणात्मक पूर्णांकों की गुणा करेंगे तो धनात्मक 10 आएगा और दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो माइनस के 11 आना चाहिए। अब ऐसी दो संख्या देखिए जिनकी गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने पर 11 आए। तो अगर एक की गुणा अगर हम 10 से करेंगे तो आ जाएगा 10 और दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा 11। अब दोनों पूर्णांक हमारे रहने हैं ऋणात्मक। तो ए भी हो जाएगा -1 और बी हो जाएगा -10। अगर दोनों की गुणा करेंगे तो आएगा प्लस का 10 और दोनों को अगर हम जोड़ देंगे -1 में -10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा -11। ये दोनों पूर्णांक इस प्रश्न के सही उत्तर हैं। अब अगले सवाल पर चलते हैं, सवाल नंबर 7। दोनों पूर्णांकों का योगफल आना चाहिए 8, दोनों पूर्णांकों का गुणनफल आना चाहिए -20। अब देखिए यहाँ पर गुणनफल ऋणात्मक दिया गया है। तो दो संख्याओं का गुणनफल ऋणात्मक तभी आता है जब उनमें से एक संख्या ऋणात्मक होनी चाहिए। एक ऋणात्मक होगी, एक धनात्मक, तो दोनों का गुणनफल आ जाएगा ऋणात्मक। अब ऐसी दो संख्या देखनी है जिनको गुणा करने पर 20 आए और उन संख्या में एक माइनस होगी और एक प्लस की होगी। अगर हम 4 की गुणा और उनको जोड़ने पर 8 भी मिलना चाहिए। अगर हम ऐसी दो संख्या देखें, अगर एक की गुणा हम 20 से करेंगे तो 20 मिलेगा हमको। 20 और एक 21 होंगे, अगर 20 में से एक घटाएंगे तो 19। तो हमें तो 8 सब बचाना है यहाँ पर। अगर हम 2 की गुणा कर दें अगर 10 से तो 10 दूनी 20, दोनों को जोड़ने पर तो 12 आएगा। अगर हम दोनों को घटा देंगे तो आएगा 8। तो ये दो संख्या रहेंगी जिनमें से एक पूर्णांक तो रहेगा 2 और दूसरा पूर्णांक रहेगा 10। पर यहाँ पर इन दोनों पूर्णांक में से एक ऋणात्मक होगा और एक धनात्मक होगा। अब धनात्मक पूर्णांक वही रहेगा जो जो योगफल में, देखिए योगफल में चिन्ह आया है धनात्मक, तो बड़े अंक का चिन्ह रहेगा धनात्मक। अगर योगफल में चिन्ह आता ऋणात्मक का तो बड़े अंक का चिन्ह लगा देते हैं हम ऋणात्मक। तो यहाँ पर दो संख्या ए आ गई है 2, बी है 10। अगर हम बी को रखते हैं ऋणात्मक और 2 को रखते हैं धनात्मक, 10 को तो रखेंगे धनात्मक और 2 को रखेंगे ऋणात्मक। अगर हम दोनों की गुणा करते हैं तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 10 दूनी 20 मिल जाएगा। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, प्लस के 10 में -2 जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 10 में से 2 घटाएंगे 8 आ जाएगा और चिन्ह लगाएंगे बड़े अंक का। बड़ा अंक रहेगा यहाँ पर धनात्मक। तो ये दो पूर्णांक आ गए हैं -2 और +10 इस प्रश्न के सही उत्तर। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 में हमें दिए गए व्यंजकों का गुणनखंड करना है। के गुणनखंड करने हैं। तो प्रश्न संख्या 2 का पहला सवाल है, x की घात 2 प्लस 5x प्लस 6। पहले x की घात 2 वाला पद, फिर x का पद और फिर है अचर पद यहाँ पर। तो जब हमें एक द्विघात बहुपद दिया जाता है, द्विघात बहुपद उस बहुपद को कहा जाता है जिसमें चर की अधिकतम घात 2 रहती है। तो यहाँ पर x की घात अधिकतम 2 है, तो यह एक द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद के हम गुणनखंड किस प्रकार करते हैं, आइए चलिए सीखते हैं। तो द्विघात बहुपद के गुणनखंड करने के लिए हम जो अचर पद रहता है, देखिए अचर पद की गुणा करते हैं x की घात, चर में उस बहुपद में चर की घात 2 का जो गुणांक रहेगा
चर की घात अगर 2 है, उसके गुणांक से गुणा करते हैं अचर पद की। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कुछ नहीं था गुणा में x की घात 2 के, तो यहाँ पर 1 होगा। 6 प्लस 6 की गुणा प्लस 1 से करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 6। 1 की गुणा 6 से करने पर आएगा 6। तो जो गुणनफल ये संख्या आएगी, इस संख्या के ऐसे दो गुणनखंड हमको देखने होंगे जिनको जोड़ने पर ये प्लस 6 आया है, तो हम कहेंगे जिनको जोड़ने पर। अगर यहाँ पर माइनस चिन्ह आ जाता तो हम कहते हैं जिनको घटाने पर। तो 6 के ऐसे दो गुणनखंड हमको देखने हैं जिनको जोड़ने पर x के गुणांक वाली संख्या मिल जाए। तो यहाँ पर x का गुणांक है 5। तो अब हमें 6 के ऐसे दो गुणनखंड ढूंढने हैं जिनको गुणा करने पर तो 6 आए और जोड़ने पर 5 आ जाए। तो देखिए 3 दूनी होते हैं 6। अगर 3 और 2 की गुणा करेंगे तो 6 आएगा और दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5। तो इसे x की घात 2 को जैसा था वैसे ही लिखेंगे, प्लस का 5, और इस 5 के स्थान पर हम लिख देंगे 3 प्लस 2। देखिए 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, और x जैसा था बाहर ब्रैकेट के बाहर उसको लिख देंगे और फिर प्लस का 6। अब x की घात 2, इस कोष्टक को खोलेंगे, कोष्टक के बाहर x है, इधर प्लस का चिन्ह है। प्लस x की गुणा प्लस 3 से करेंगे तो आ जाएगा प्लस 3x। फिर प्लस 2 की गुणा x से करेंगे तो आ जाएगा प्लस 2x और प्लस 6। अब इस व्यंजक के प्रथम दो पदों में से हम, देखिए पहले पद में x की घात 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ x गुणा में 2 बार है। दूसरे पद में 3 और x है, 3 और 1 x है। तो दोनों पदों में से 1 x अगर हम उभयनिष्ठ निकाल लें, तो यहाँ 2 x थे, 1 x बाहर आ गया तो x बचेगा, फिर प्लस का चिन्ह। दूसरे वाले पद में से 3 और x था, तो x तो बाहर हमने उभयनिष्ठ निकाल लिया है, यहाँ पर बचाएगा 3। अब बाद वाले दोनों पदों को देखिए, ये 2x और ये 6 है, तो 2 और 6 को दोनों को हम 2 से भाग कर सकते हैं। प्लस 2 उभयनिष्ठ निकालेंगे बाद के दोनों पदों में से। उभयनिष्ठ निकालने का मतलब होता है भाग करना। तो 2 से 2 को भाग करेंगे 1 आएगा, 1 x बचेगा। प्लस 2 से 6 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 3। अब इस व्यंजक में दो पद हैं। एक पद इस प्लस चिन्ह से पहले, ये कोष्टक उसकी गुणा में x, ये कोष्टक उसकी गुणा में 2। तो इन दोनों पदों में ये कोष्टक उभयनिष्ठ है, एक जैसा है, तो इसको हम उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। तो x प्लस 3। अब पहले पद में से जब ये कोष्टक हमने बाहर निकाल लिया है तो यहाँ पर बचेगा x, और दूसरे कोष्ट पद में से जब इस कोष्टक को बाहर निकाल लेंगे तो प्लस का 2 बच जाएगा। और यही हो गए हैं इस दिए गए द्विघात बहुपद के गुणनखंड। ये दोनों ब्रैकेट गुणा में आ गए हैं, अगर हम की गुणा कर देंगे तो हमको यही द्विघात बहुपद पुनः प्राप्त हो जाएगा। तो इस द्विघात बहुपद के ये गुणनखंड हमने कर दिए हैं। इसी प्रकार हम प्रश्न संख्या 2 के दूसरे प्रश्न के गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर है q की घात 2 प्लस 6q प्लस 8। तो ये द्विघात बहुपद हमको चर q में दिया गया है, x के स्थान पर यहाँ पर q है। पहले प्रश्न में x था, तो हम अचर पद, देखिए यहाँ पर अचर पद है प्लस का 8, तो इस अचर पद की गुणा करते हैं जो चर की घात 2 का जो गुणांक रहता है। तो यहाँ पर चर q है तो q की घात 2 का गुणांक, यहाँ गुणा में कुछ नहीं दिया गया है तो यहाँ गुणा में होगा प्लस 1। तो जब प्लस 8 की गुणा प्लस 1 से करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 8। तो हमें संख्या 8 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ पर प्लस चिन्ह आया है, तो जिनको जोड़ने पर q के गुणांक वाली संख्या मिल जाए। तो संख्या 8 के ऐसे दो गुणनखंड हमको देखने हैं जिनको जोड़ने पर 6 आ जाए। तो 4 दूनी होते हैं 8। अगर हम 4 और 2 की गुणा करेंगे तो आएगा 8, और दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6। तो इस q की घात 2 को जैसा था वैसे ही लिखेंगे, प्लस का चिन्ह भी। 6 के स्थान पर हम लिख देंगे 4 प्लस 2। 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा, और q को कोष्टक के बाहर प्लस 8 जैसा था वैसे ही लिख देंगे। अब q की घात 2, अब इस q की गुणा करेंगे हम 4 से। इस कोष्टक को खोलेंगे तो हो जाएगा 4q, फिर q की गुणा प्लस 2 से करेंगे तो प्लस का 2q। इस कोष्टक के बाहर प्लस का चिन्ह था, तो कोई भी चिन्ह नहीं बदलेगा, दोनों ही प्लस की संख्या आ जाएंगी और उनके साथ q प्लस 8। अब पहले पद में यहाँ पर q की घात 2 है, तो यहाँ गुणा में 2q है,
दूसरे पद में 4 गुणा q लिखा हुआ है, 4 और q है। तो अगर तुम दोनों पदों में से एक q उभयनिष्ठ निकाल लें, पहले पद में से एक q बचेगा, दूसरे पद में से केवल 4 बचेगा। q तो हमने दोनों पदों में से उभयनिष्ठ निकाल लिया है। अब बात की दोनों पदों में, तीसरे पद में q है पर चौथे पद में q नहीं है, तो q तो उभयनिष्ठ हम निकालेंगे नहीं। पर 2 है यहाँ पर और यहाँ पर 8 है। 2 और 8 दोनों को हम 2 से भाग कर सकते हैं, तो प्लस का 2 हम यहाँ पर उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। तो दो जब हम यहाँ पर उभयनिष्ठ निकालेंगे, उभयनिष्ठ निकालने का मतलब होता है भाग करना। 2 से 2 को भाग करेंगे तो एक क्यू बचेगा, प्लस का चिन्ह। 2 से 8 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 4। अब यहाँ पर ये दो पद बन गए हैं। पहले पद में क्यू 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 प्लस 4, दूसरा पद है 2 और गुणा में क्यू प्लस 4। दोनों पदों में एक एक, दोनों में ये कोष्टक उभयनिष्ठ है, दोनों में एक जैसा है, तो इसको हम उभयनिष्ठ निकाल लेंगे क्यू प्लस 4 को। तो पहले पद में बचेगा प्लस का क्यू, दूसरे पद में बचेगा प्लस 2। तो ये आ गए हैं इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड। दोनों ब्रैकेट की अगर दोनों ब्रैकेट की अगर गुणा कर देंगे तो गुणन यही बीजीय व्यंजक हमको प्राप्त हो जाएगा। तो दूसरा सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 के तीसरे सवाल पर। यहाँ पर चर m में एक द्विघात बहुपद दिया गया है, m की घात 2 प्लस 11m प्लस 24। इसके गुणनखंड हमको करने हैं। तो अचर पद, सबसे पहले हम उस संख्या को ढूंढते हैं जिसके गुणनखंड हमको करने होंगे। तो अचर पद यहाँ पर है प्लस 24, उसकी गुणा करेंगे m की घात 2 के गुणांक से। तो यहाँ पर गुणा में कोई अंक नहीं है, तो यहाँ पर 1 होगा प्लस का। प्लस 24 की गुणा अगर हम 1 से करेंगे तो प्लस का 24 आ जाएगा। तो हमें संख्या 24 के ऐसे दो गुणनखंड देखने हैं जिनको जोड़ने पर, देखिए प्लस चिन्ह आया था इसलिए हमने कहा जिनको जोड़ने पर। अगर यहाँ पर माइनस चिन्ह आता तो हम बोलते 24 के ऐसे टुकड़े जिनको घटाने पर। तो यहाँ धनात्मक चिन्ह है, तो हम कहेंगे संख्या 24 के ऐसे दो गुणनखंड जिनको जोड़ने पर m के गुणांक वाली संख्या मिल जाए, अर्थात 11 आ जाए। तो 24 के ऐसे दो गुणनखंड देखने हैं जिनको जोड़ने पर 11 आए। 8 तिया होते हैं 24, अगर 8 और 3 की गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11। तो इस m की घात 2 को प्लस 11 के स्थान पर जैसा था वैसे ही लिख देंगे। 11 को हम लिखेंगे 8 प्लस 3, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। और m को इस कोष्टक के बाहर प्लस 24। अब m की घात 2, अब m की गुणा करेंगे 8 से तो आ जाएगा 8m, और m की गुणा करेंगे प्लस 3 से तो 3m, और फिर प्लस का 24। प्रथम दो पदों में से, देखिए पहले पद में m की घात 2 है तो यहाँ पर भी 2m है, दूसरे पद में 1m है। दोनों में से हम m उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो पहले पद में 1m बचेगा, दूसरे पद में बचेगा 8। बाद के दोनों पदों को हम 3 से भाग कर सकते हैं, ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा और 24 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो प्लस का 3 उभयनिष्ठ निकालेंगे हम बाद के दो पदों में से, तो इनसे 3 को भाग करेंगे तो 1 बचेगा और उसके साथ m, प्लस 3 से 24 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 8। अब इन दोनों पदों में m+8 उभयनिष्ठ है, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे। m+8 पहले पद में गुणा में बचेगा m, दूसरे पद में गुणा में बचेगा प्लस का 3। तो ये हो गए हैं इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड। अब सवाल नंबर 4 को देखेंगे। यहाँ सवाल नंबर 4 भी एक द्विघात बहुपद है और यह चर बाई में दिया गया है। यहाँ पर चर है बाई। तो अब हम उस संख्या को पहले ज्ञात करेंगे जिसके गुणनखंड हमको करने हैं। वह संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं? जो द्विघात बहुपद में जो अचर पद रहता है, यहाँ पर -36 है, उसकी गुणा करते हैं हम बाई की घात, चर की घात 2 वाले गुणांक से। तो यहाँ पर चर बाई है तो बाई की घात 2 का गुणांक यहाँ इसके गुणा में होगा, तो बाई की घात 2 का गुणांक यहाँ पर रहेगा 1। यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो 1 है। -36 की गुणा हम 1 से करेंगे तो हमको मिल जाएगा -36। तो हमें संख्या 36 के ऐसे दो गुणनखंड देखने हैं जिनको घटाने पर,
अब इस बार माइनस का चिन्ह है, तो हम कहेंगे 36 के ऐसे दो टुकड़े जिनको घटाने पर बाई के गुणांक वाली संख्या मिल जाए 9। अब 9 जिनको घटाने पर 9 आना चाहिए, तो देखिए 12 तिया होते हैं 36, 12 और 3 की गुणा करेंगे तो 36 आएगा। अगर दोनों को घटा देंगे तो 9 हमको मिल जाएगा। तो बाई की घात 2 जैसा था वैसे ही उतार लेंगे, फिर प्लस का चिन्ह। इस 9 के स्थान पर हम लिखेंगे 12 माइनस 3। 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 ही मिलेगा हमको। अब बाई गुणा में जैसा था वैसे ही लिख देंगे इस कोष्टक के, माइनस 36। अब इस कोष्टक को खोलते हैं, तो बाई की घात 2 प्लस बाई की गुणा 12 से करेंगे तो आ जाएगा 12 बाई। और जब इस कोष्टक के बाहर प्लस का चिन्ह है तो कोष्टक खोलेंगे तो प्रत्येक पद के चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो ये माइनस 3 बाई आ जाएगा और माइनस का 36। अब शुरू के दो पदों में से हम उभयनिष्ठ निकालेंगे। पहले पद में बाई की घात 2 है तो बाई गुणा में 2 बार है, दूसरे पद में 1 बाई है, तो दोनों पदों में से हम बाई उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। तो पहले पद में 1 बाई बचेगा, दूसरे पद में बाई हमने उभयनिष्ठ निकाल लिया है तो यहाँ पर बचेगा 12। बाद के दोनों ही पद, देखिए यहाँ -3 और ये -36, दोनों ही 3 से पूरे पूरे विभाजित हैं, तो यहाँ पर और दोनों में माइनस का चिन्ह है, तो -3 उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो -3 से जब हम इस -3 को भाग करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस बाई। -3 से -36 को भाग करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तिनिकन 3 और 3 दूनी 6। अब यहाँ पर दो पद बन गए हैं, दोनों पदों में बाई प्लस 12 और दूसरे पद में भी बाई प्लस 12, तो दोनों पदों में से ये पद हम उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, बाई प्लस 12। पहले पद में बचा है यहाँ पर बाई और दूसरे पद के गुणा में बचा है -3, क्योंकि हमने दोनों पदों में से बाई प्लस 12 उभयनिष्ठ निकाल लिया है, तो पहले पद में गुणा में बाई है, दूसरे पद के गुणा में था -3, ये शेष बच गए हैं। तो ये इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए हैं। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगले सवाल पर। प्रश्न संख्या 2 का सवाल नंबर 5। ए की घात 2 प्लस 3a माइनस 10। तो ये द्विघात बहुपद चर a में है, जिसके गुणनखंड हमको करने हैं। तो पहले हम उस संख्या को ज्ञात करेंगे जिसके गुणनखंड हमको करने हैं। तो यहाँ पर पहले अचर पद जो है, अचर पद है -10। -10 की गुणा करेंगे चर की घात 2 के गुणांक से। तो चर यहाँ पर a है, a की घात 2 के गुणांक के गुणा में यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पर गुणा में 1 होगा। -10 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा माइनस का 10। तो इस द्विघात बहुपद में हमें संख्या 10 के गुणनखंड देखने हैं जिनको घटाने पर a का गुणांक वाली संख्या प्राप्त हो जाए, अर्थात 3 हमको मिलना चाहिए। तो संख्या 10 के ऐसे दो गुणनखंड जिनको घटाने पर 3 आ जाए। तो 5 दूनी होते हैं 10, अगर 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आता है। तो a की घात 2 जैसा था वैसे ही लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह, और इस 3 के स्थान पर लिख देंगे हम 10 माइनस 5 माइनस 2। 5 में से 2 घटाएंगे तब भी तो 3 ही आएगा। a को इस कोष्टक के गुणा में लिख देंगे और -10 जैसा था वैसे ही उतार लेंगे। अब इस कोष्टक को खोलते हैं। a की घात 2 प्लस a की गुणा 5 से करने पर आ जाएगा 5a, फिर a की गुणा -2 से करेंगे तो माइनस का 2a और -10। पहले दो पदों में यहाँ पर a 2 है और दूसरे पद में 1 a है, तो दोनों में से हम a उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो पहले पद में 1 a बचेगा, दूसरे पद में बचेगा 5। तो ये आ गया है a प्लस 5। अब बाद के दोनों पदों में से हम माइनस का 2 उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। 2 और 10 दोनों 2 से विभाजित हो रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 को भाग करेंगे, 1 a यहाँ पर हमको मिलेगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, दो पंजे हो जाएंगे 10। यहाँ पर दो पद हमको प्राप्त हो गए हैं। पहले और दूसरे पद में a प्लस 5 उभयनिष्ठ है, तो इनको हम उभयनिष्ठ निकाल देंगे। a+5 दोनों में एक जैसे हैं ये कोष्टक। पहले पद में बचेगा a और दूसरे पद से बचेगा -2। तो ये आ गए हैं इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड। अब अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 6। a की घात 2 -11 के -102। तो अब ये द्विघात बहुपद चर k में है,
अब इसके गुणनखंड हमको करने हैं, तो पहले वह संख्या ज्ञात करेंगे जिसके गुणनखंड हमको करने थे। तो यहाँ पर अचर पद है -2, -2 की गुणा करेंगे चर की घात 2 के गुणांक से। तो यहाँ चर k है तो k की घात 2 के गुणा में यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, 1 रहेगा प्लस का। तो -102 की गुणा अगर हम 1 से करेंगे तो -102 आ जाएगा। तो हमें 102 के ऐसे दो गुणनखंड देखने हैं जिनको घटाने पर, यहाँ पर गुणनफल में माइनस का चिन्ह है, तो जिनको घटाने पर k का गुणांक 11 आ जाए। अब देखिए 17 छंग होते हैं 102, 17 छंग 102। अगर 17 में से हम 6 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। तो हम इस 11 के स्थान पर लिखेंगे 17 माइनस 6। k की घात 2 माइनस 11 के स्थान पर हम लिखेंगे 17 माइनस 6 और बाहर k को लिखेंगे इस कोष्टक के गुणा में -102। अब इस कोष्टक को खोलते हैं तो k की घात 2 माइनस, जब इस कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह है और इस कोष्टक को खोलेंगे तो प्रत्येक पद के चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस का 17 -17 और उसके साथ k आ जाएगा। माइनस का 6, कोष्टक खोलने पर बाहर माइनस का चिन्ह है तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएंगे और उसके साथ k लिखेंगे। फिर -102। अब प्रथम दो पदों में से हम k उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। k उभयनिष्ठ निकालेंगे, पहले पद में एक k बचेगा, दूसरे पद में -17 बच जाएगा। बाद के दोनों पदों में हम 6 से भाग कर सकते हैं, +6 उभयनिष्ठ लेंगे, 6 6 और माइनस का चिन्ह। 6 से अगर हम 102 को भाग करेंगे तो 6 6, 4 बच जाएंगे, हो जाएगा 42 और 6 सत्ते हो जाएंगे 42। अब दोनों पदों में से k-17 दोनों उभयनिष्ठ हैं। दोनों पद में से हम k-17 बाहर लिख लेंगे। पहले पद में बचेगा 1k, दूसरे पद में गुणा में बचेगा +6। तो ये हो गए हैं इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड। तो यह प्रश्न हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अगले सवाल पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 के सवाल नंबर 7 पर। 7 में एक द्विघात बहुपद दिया गया है जिसका चर है p। p चर में यह द्विघात बहुपद है जिसके गुणनखंड हमको करने हैं। तो यहाँ पर अचर पद है -176, उसकी गुणा करेंगे हम चर की घात 2 के गुणांक से। तो यहाँ चर है p की घात 2 के गुणांक में यहाँ कोई संख्या नहीं है तो 1 होगा। तो -76 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा -176। तो हमें संख्या 176 के ऐसे दो गुणनखंड देखने हैं जिनको घटाने पर p का गुणांक 5 आ जाए। अब ऐसी दो संख्या हमको ढूंढनी है जिनको गुणा करने पे 176 आए और घटाने पर 5 आ जाए। तो हम 176 के गुणनखंड कर लेंगे पहले। 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 की गुणा 22 से करेंगे तो आ जाएगा 100। ये नहीं होगा, अभी 2 से और करते हैं तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अगर 16 की गुणा 11 से करेंगे तो 176 मिलेगा और 16 में से 11 घटाएंगे तो 5 भी आ जाएगा। तो 176 के ऐसे दो गुणनखंड आ गए हैं, एक है 16 और एक है 11। दोनों की गुणा करेंगे तो 176 आएगा और दोनों को अगर हम घटा देंगे तो आ जाएगा 5। तो p की घात 2 जैसा था वैसे ही लिखेंगे, -5 के स्थान पर हम लिखेंगे 16 माइनस 11 और p के इस कोष्टक के गुणा में लिख देंगे p और -12 -176 जैसे था वैसे ही लिख देंगे। अब इस कोष्टक को खोलते हैं तो p की घात 2, कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह है, तो जब इस कोष्टक को खोलेंगे तो प्लस का 16 हो जाएगा -16 और माइनस का 11 हो जाएगा प्लस का 11, क्योंकि कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह है। माइनस प्लस -16 और उसके साथ p, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 11 और उसके साथ p, -176। प्रथम दो पदों में यहाँ p की घात 2, यहाँ पर p की घात 1, दोनों में से हम p उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं 1। पहले पद में से एक p अगर हमने उभयनिष्ठ निकाला है तो एक p बचेगा यहाँ पर, दूसरे पद में से बचेगा -16। बाद के दोनों ही पद 11 और 176 दोनों ही 11 से विभाजित हो जाएंगे। +11 उभयनिष्ठ निकालेंगे बाद के दोनों पदों में से। 11 से 11 को भाग करने पर एक p आ जाएगा यहाँ पर
माइनस का चिन्ह। 11 से 176 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 16। तो यहाँ पर दो पद बन गए हैं। पहले पद में p-16, दूसरे पद में भी p-16। दोनों को उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं दोनों पदों में से। p-16 हम उभयनिष्ठ निकालेंगे तो पहले पद में बचेगा p और दूसरे पद में बचेगा प्लस का 11। यह हो गया है इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड। अब सवाल नंबर 8 देखिए। 48 प्लस 2x माइनस एक्स की घात 2। तो यह भी एक द्विघात बहुपद है। इसमें क्रम पहले अचर पद दिया गया है, फिर x की घात 1, फिर x की घात 2। अब हमें जो चर पद रहता है उसकी गुणा करते हैं हम, या पहले इसको हम सबसे पहले x की घात 2 वाला पद पहले लिख लेंगे, तो माइनस एक्स की घात 2 पहले, फिर x की घात 1 वाला पद लिखेंगे तो प्लस का 2x और प्लस का 48। तो इसको हमने घात के घटते क्रम में लिख लिया है, चर की घात के घटते क्रम में। तो अब हम अचर पद की गुणा करेंगे x की घात 2 के गुणांक से। तो यहाँ पर अचर पद है 48। 48 की गुणा होगी x की घात 2 के गुणा में, यहाँ पर -1 है, कोई संख्या नहीं है तो यहाँ गुणा में 1 होगा, उसके आगे माइनस चिन्ह है। तो 48 की गुणा -1 से करने पर आ जाएगा -48। तो संख्या 48 के हमें ऐसे दो गुणनखंड करने हैं, देखना है जिनको घटाने पर x का गुणांक 2 आ जाए। तो 48 के ऐसे दो गुणनखंड जिनको घटाने पर 2 आ जाए, वह हम ज्ञात करते हैं। अब देखिए, अगर हम 48 के गुणनखंड करें तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 12 बार, फिर 2 से तब 2 छंग 12। देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 छंग हो जाएंगे 48। तो अगर हम 8 में से 6 घटाएंगे तो हमको 2 मिल जाएगा। तो 48 के ऐसे दो गुणनखंड जिनको गुणा करने पर तो 48 आना चाहिए था और घटाने पर 2 आना था। तो 8 और 6 है। अगर 8 में 6 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो माइनस एक्स की घात 2 जैसा था वैसे ही लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह। 2 के स्थान पर लिख देंगे हम 8 माइनस 6। 8 में से 6 घटाने पर 2 आएगा और x को कोष्टक के बाहर प्लस 48। अब ये माइनस एक्स की घात 2 जैसा था वैसे ही उतार लेंगे। इस कोष्टक को खोलेंगे तो आ जाएगा 8 के साथ x, प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, 6 की गुणा x से करने पर 6x और प्लस का 48। पहले दो पदों में देखिए, यहाँ पर x की गुणा में x की घात 2 है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है। तो दोनों में से अगर हम x कॉमन निकाल दें, उभयनिष्ठ निकाल दें x, माइनस का x उभयनिष्ठ निकालेंगे हम, तो पहले पद में देखिए माइनस एक्स उभयनिष्ठ निकाला है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2x थे, 1x बाहर आ गया है तो 1x बचेगा। माइनस और प्लस, माइनस चिन्ह से प्लस चिन्ह को भाग करेंगे तो माइनस चिन्ह आएगा, और दूसरे पद में से x बाहर आ गया है तो यहाँ पर बचेगा 8। बाद के दोनों पदों में से हम यहाँ पर उभय 6 और 48 को 6 से भाग कर सकते हैं। माइनस का 6 यहाँ पर हम उभयनिष्ठ निकाल रहे हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 से 6 को भाग करेंगे 1 और उसके साथ x बच जाएगा। माइनस चिन्ह से प्लस चिन्ह को भाग करेंगे तो माइनस का चिन्ह, 6 से 48 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 8, ये -8। अब दोनों ही पदों में -8, x-8 और यहाँ पर x-8, तो दोनों को उभयनिष्ठ निकाल देंगे x-8। पहले पद में से बचेगा -x, दूसरे पद में से बचेगा यहाँ पर माइनस का 6। अब इन दोनों कोष्टक, दूसरे वाले कोष्टक में दोनों ही पद ऋणात्मक है, इस कोष्टक में से हम माइनस चिन्ह उभयनिष्ठ निकाल देंगे। ये x-8 तो जैसा था वैसे ही रहेगा। अब माइनस चिन्ह उभयनिष्ठ निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस का x और ये प्लस के हो जाएंगे 6। तो ये आ गए हैं इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड, -x-8 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 6। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगले सवाल पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 के सवाल नंबर 9 पर। देखिए, अब सवाल नंबर 9। यहाँ पर एक द्विघात बहुपद है पर जिनके क्रम बदले हुए हैं, तो पहले हम x
चर की घात 2 वाला पद पहले रखेंगे, तो p की घात 2 पहले लिखेंगे, -11p और फिर प्लस का 24। तो संख्या 24 के ऐसे दो गुणनखंड जिनको जोड़ने पर 11 आ जाए। तो 8 तिया होते हैं 24, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। तो p की घात 2 माइनस 11 के स्थान पर लिखेंगे हम 8 प्लस 3। 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। p को इस कोष्टक के गुणा में और प्लस 24। अब इस कोष्टक को खोल देंगे तो p की घात 2, ये माइनस और ये प्लस का 8, तो माइनस प्लस हो जाएंगे -8 और उसके साथ p। माइनस और प्लस रहेंगे माइनस, 3 की गुणा p से करने पर आ जाएगा 3p और प्लस का 24। पहले दो पदों में से हम एक p उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। पहले पद में एक p बचेगा, दूसरे पद में एक ही p था, वो ही हमने उभयनिष्ठ निकाल लिया है, तो यहाँ पर -8 बचा है। बाद के दोनों ही पद, ये 3 और 24 दोनों ही 3 से विभाजित हो सकते हैं। और यहाँ p हमको इस कोष्टक में धनात्मक बनाया है, तो धनात्मक बनाने के लिए यहाँ हम माइनस का 3 उभयनिष्ठ निकालेंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक p बचेगा। माइनस चिन्ह से प्लस चिन्ह को भाग करेंगे तो माइनस चिन्ह, 3 से 24 को भाग करेंगे तो 8। अब इन दोनों पदों में p-8 उभयनिष्ठ है, तो इसको बाहर लिख देंगे p-8। पहले पद में बचेगा p और दूसरे पद में बचेगा -3। ये हो गए हैं इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड। अब अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 10। संख्या 10 में जो द्विघात बहुपद दिया गया है वह चर बाई में है। बाई की घात 2 -26 बाई और प्लस 69। तो संख्या 69 के हमें ऐसे दो गुणनखंड करने हैं, क्योंकि यहाँ पर बाई का गुणांक 1 है, 1 की गुणा 69 से करेंगे तो 69 ही आएगा। 69 के ऐसे दो टुकड़े जिनको जोड़ने पर आ जाए 26। तो संख्या 69 के ऐसे दो गुणनखंड हमको देखने हैं। तो देखिए, अगर हम 23 की गुणा 3 से करते हैं तो 69 आता है। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो 26 आ जाएगा। तो इस 26 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 23 प्लस 3 और बाहर गुणा में रहेगा 22 और प्लस का 69, जैसा था वैसे ही लिख देंगे। अब ये 22 की घात 2, अब इस कोष्टक को खोलेंगे तो बाहर माइनस चिन्ह है, तो ये माइनस का 23 और उसके साथ 22। माइनस प्लस माइनस का 3 हो जाएगा, उसके साथ 22 प्लस 69। अब प्रथम दो पदों में से हम यहाँ पर y उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। एक, तो एक y बाहर उभयनिष्ठ निकालेंगे तो पहले पद में एक y बचेगा, यहाँ पर दो थे, 23 y था यहाँ पर, तो y हमने उभयनिष्ठ निकाल लिया है तो -23 बचेगा। बाद के दोनों ही पदों में हम 3 से भाग कर सकते हैं, तो यहाँ हम -3 उभयनिष्ठ निकालेंगे, क्योंकि इस कोष्टक के जैसा बनाना होगा हमें दूसरा कोष्टक। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 से 3 को भाग करेंगे 1 और ये हो गया 1 बाई। प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस और 3 से हम 69 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 23। अब दोनों ही पदों में से बाई-23 हम उभयनिष्ठ निकाल देंगे इस कोष्टक को। पहले पद में से बचेगा बाई और दूसरे पद में बचेगा -3। तो यही गुणनखंड आ गए हैं प्रश्न संख्या 10 के। अब अगले सवाल पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 11 पर। अब इस प्रश्न को करेंगे। 36 के ऐसे दो टुकड़े जिनको घटाने पर 5 आ जाए। ए की घात 4 माइनस 5 के स्थान पर हम लिखेंगे 9 माइनस 4। देखिए, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा। ए की घात 2 गुणा में जैसा था वैसे ही लिख देंगे और फिर -36। ए की घात 4। अब इस कोष्टक को जब हम खोलेंगे तो ये माइनस का 9 हो जाएगा और माइनस माइनस 9 के साथ ए की घात 2 रखेंगे। माइनस माइनस प्लस 4 की गुणा ए की घात 2 से और फिर -36। पहले ही दोनों ही पदों में से हम यहाँ पर ए की घात 2 कॉमन उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। 4 में से हमने 2 घात उभयनिष्ठ निकाली है तो 2 घात बच जाएंगी। माइनस 9 ए की 2 में से हम उभयनिष्ठ निकाल रहे हैं यहाँ पर ए की घात 2, तो यहाँ पर -9 बच जाएगा। बाद वाले दोनों ही पदों में से हम यहाँ पर प्लस का 4 उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो यहाँ ए की घात 2 बचेगा, ए की घात 2 और बाद वाले पद में 9, 36 में से 4 उभयनिष्ठ निकालेंगे तो 4 अनम 36। अब दोनों ही पदों में ए की घात 2 -9, ए की घात 2 -9 उभयनिष्ठ है। इस कोष्टक को हम उभयनिष्ठ निकाल देंगे बाहर। पहले पद में बचेगा ए की घात 2, दूसरे पद में बचेगा प्लस का 4।
देखिए पहले वाले कोष्टक के गुणनखंड हम और कर सकते हैं। इसको लिखा जा सकता है 1 की घात 2 को 1 की घात 2 लिख सकते हैं और 9 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2। तो ये हमारे पास एक सर्वसमीका बन जाएगी a की घात 2 माइनस b की घात 2। तो इन दो वर्गों का अंतर है ये। तो एक बार इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे एक कोष्टक में और एक बार इनकी कर देंगे, इनको घटा देंगे a माइनस 3 और ये वाला कोष्टक जैसा था वैसे ही हम लिख देंगे। ये हो गए हैं इस द्विघात बहुपद के। देखिए यहाँ पर घात 4 है तो ये चतुर्थ घात का बहुपद है। इसके गुणनखंड आए हैं a प्लस 3 a माइनस 3 और a की घात 2 प्लस 4। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। सवाल नंबर 12। तो सवाल नंबर 12 चर y में हमको दिया गया है y की घात 4 प्लस 4y की घात 2 माइनस 32। तो चर पद माइनस 32 की गुणा हम y की घात 4 के गुणांक से करेंगे। यहाँ पर गुणा में 1 रहेगा तो 1 की गुणा माइनस 32 से करने पर माइनस 32 आएगा। तो माइनस 32 के ऐसे दो गुणनखंड जिनको घटाने पर 4 आ जाए। तो देखिए 32 के ऐसे दो गुणनखंड 8 चौक 32। अगर 8 में से 4 घटाते हैं तो 4 ही हमको प्राप्त होता है। तो इस 4 के स्थान पर हम लिखेंगे 8 माइनस 4। तो y की घात 4 प्लस 4 के स्थान पर लिख देंगे हम 8 माइनस 4 और कोष्टक के बाहर y की घात 2 और माइनस 32। पहला पद y की घात 4 जैसा था वैसे ही लिखेंगे। फिर इस कोष्टक को खोलेंगे तो प्लस 8 y की घात 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 की गुणा y की घात 2 से करेंगे और फिर माइनस 32। पहले दो पदों में कि प्रथम दो पदों में यहाँ y की घात 4 है, यहाँ y की घात 2 है। तो दोनों में से हम y की घात 2 उभयनिष्ठ निकाल देंगे। तो यहाँ y की घात 2 बचेगा और प्लस 8 y की घात 2 है। तो y की घात 2 हमने उभयनिष्ठ निकाल लिया है तो यहाँ पर प्लस 8 बचेगा। बाद के दोनों ही पदों में हम 4 से भाग कर सकते हैं तो माइनस 4 से भाग करेंगे। माइनस 4 उभयनिष्ठ निकाल लेंगे तीसरे और चौथे पद में से। माइनस माइनस प्लस 4 से 4 को भाग करेंगे 1 आएगा 1 y की घात 2 माइनस माइनस ये भी हो जाएंगे प्लस और 4 अट्ठे हो जाएंगे 32। अब इन दोनों पदों में y की घात 2 प्लस 8 y की घात 2 प्लस 8 हम उभयनिष्ठ निकाल देंगे। तो y की घात 2 प्लस 8 पहले पद में बचेगा y की घात 2 और दूसरे पद में बच जाएगा माइनस 4। अब इस दूसरे वाले कोष्टक के और गुणनखंड अभी हम कर सकते हैं। तो ये y की घात 2 प्लस 8 तो जैसा था वैसे ही लिख देंगे। इस y की घात 2 को हम लिख सकते हैं y का वर्ग और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग। तो ये एक सबसमीका बन गई है a की घात 2 माइनस b की घात 2। तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर है तो इनको एक कोष्टक में हम जोड़ सकते हैं और एक कोष्टक में घटा देंगे। तो y की घात 2 प्लस 8 और इसको हम लिख देंगे y प्लस 2 और y माइनस 2। ये हो गए हैं इस द्विघात बहुपद। ये चर घात 4 घात है चतुर्थ घात के बहुपद के ये गुणनखंड आ गए हैं। y की घात 2 प्लस 8 y प्लस 2 और y माइनस 2। अब अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 13 पर 2x की घात 3 प्लस 10x की घात 2 माइनस 28x। अब देखिए इस व्यंजक में प्रत्येक पद में हम एक x पहले ही उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं और प्रत्येक पद 2 से भी विभाजित है। तो 2 और x हम पहले उभयनिष्ठ निकाल देंगे। 2 से 2 को भाग करेंगे 1 आएगा। x की घात 3 में से एक x बाहर आ गया है तो एक x की घात 2 बच जाएगा। प्लस 2 से हम 10 को भाग करेंगे तो 5 आएगा। x की घात 2 में से एक x हमने उभयनिष्ठ निकाल दिया है तो एक x बच गया है। फिर माइनस 2 से हम 28 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 14। x हमने उभयनिष्ठ निकाल लिया है तो यहाँ केवल 14 बचेगा। अब ये 2x तो बाहर ही चलेगा और इस कोष्टक के अंदर एक द्विघात बहुपद बन गया है चर x में। इसके हम गुणनखंड करेंगे जैसे हम पिछले सवालों के करते हुए आ रहे हैं। संख्या 14 के ऐसे दो गुणनखंड देखने हैं जिनको घटाने पर 5 आ जाए। तो 7 दूनी होते हैं 14, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो x की घात 2 जैसा था वैसे ही लिखेंगे। 5 के स्थान पर लिख देंगे हम 7 माइनस 2। 7 में से 2 घटाने पर 5 आता है। उसके गुणा में कोष्टक के गुणा में x जैसा था वैसे ही लिख देंगे माइनस 14। अब ये 2x x की घात 2
प्लस इस कोष्टक को खोलेंगे तो 7x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और उस 2 के साथ x, फिर माइनस 14। अब ये 2x कोष्टक के बाहर जैसा था वैसे ही रखेंगे। प्रथम इन दोनों पदों में से हम एक x उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक x बचेगा, दूसरे पद में से 7 बचेगा। बाद के दोनों पदों में से हम -2 उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 को भाग करेंगे, एक x बच जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 2 से 14 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 7। अब इन इस कोष्टक में दोनों पदों में x+7 है, तो इसको हम उभयनिष्ठ निकाल देंगे। तो 2x, इस कोष्टक को जब हम उभयनिष्ठ निकालेंगे तो x+7 जब हम उभयनिष्ठ निकालेंगे तो पहले पद में बचेगा x और दूसरे पद में बचेगा -2। यही हो जाएंगे इस दिए गए व्यंजक के गुणनखंड। 2x, x+7 और x-2, ये इस गुणनखंड के सही उत्तर है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगले सवाल पर। सवाल नंबर 15, 14, -2y3 प्लस 22y2 प्लस 24y। अब देखिए प्रत्येक पद में हम एक एक बाई उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। यहाँ बाई 3 है, वहां पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो तीनों पद में से हम एक बाई सभी में से उभयनिष्ठ निकाल देंगे बाहर। और सभी संख्याएं 2, 22 और 24 सभी 2 से विभाजित भी हैं। और ये माइनस चिन्ह 2 और 1 बाई हम इन तीनों पदों में से उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बाहर उभयनिष्ठ आ गया है, बाई 3 थे, 1 बाई बाहर आ गया है, तो 2 बाई बचे हैं यहाँ पर। बाई की घात 2 प्लस, देखिए प्लस का चिन्ह और माइनस चिन्ह हमने उभयनिष्ठ निकाला है, तो माइनस प्लस हो जाएंगे माइनस। 2 से 22 को भाग करेंगे 11, और बाई की घात 2 में से 1 बाई बाहर आ गया है, तो 1 बाई बचेगा। माइनस प्लस हो जाएंगे माइनस, 2 से 24 को भाग करेंगे 12, और 1 बाई था वही बाहर आ गया है। ये कोष्टक बंद। इस कोष्टक में एक द्विघात बहुपद है चर बाई में, इसके गुणनखंड हम करेंगे तो -22। कोष्टक में संख्या 12 के ऐसे दो गुणनखंड जिनको घटाने पर 1 आ जाए। तो 12 की गुणा अगर हम 1 से करते हैं तो 12 आएगा, और 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। तो ये बाई की घात 2 माइनस, इस 11 के स्थान पर हम लिखेंगे 12 माइनस 1 गुणा में बाई। -12 जैसा था वैसे ही लिख देंगे। -2 बाई, कोष्टक में बाई की घात 2, इस कोष्टक को खोलेंगे तो माइनस का 12 और उसके साथ बाई, माइनस माइनस प्लस, 1 की गुणा बाई से करेंगे तो बाई आएगा, और माइनस के 12। ये -2 बाई, प्रथम दोनों पदों में से हम एकक बाई उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। बाई जब हम उभयनिष्ठ निकालेंगे तो 1 बाई बचेगा, दूसरे पद में से बाई उभयनिष्ठ निकालेंगे तो -12। बाद के दोनों पदों में हम कोई भी संख्या यहाँ पर उभयनिष्ठ नहीं है, तो जहां पर कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं हो वहां पर हम एक उभयनिष्ठ लेते हैं। तो +1 यहाँ पर हम उभयनिष्ठ निकालेंगे, 1 से बाई को भाग करेंगे तो बाई आएगा, 1 से -12 को भाग करेंगे तो -12। कोष्टक बंद। -2 बाई, अब इन दोनों पदों में बाई -12 उभयनिष्ठ है, तो बाई-12 कोष्टक हम उभयनिष्ठ निकाल देंगे। पहले पद में बचेगा 1 बाई, दूसरे पद में बचेगा प्लस का 1, और यही हो जाएंगे इस व्यंजक के गुणनखंड। तो प्रश्न संख्या 15 देखिए, यहाँ पर 12x प्लस 15 माइनस 3x की घात 2 दिया गया है। तो अब x की घात 2 वाले पद को हम पहले लिखेंगे, तो -3x की घात 2, फिर x वाला पद प्लस का 12x, और फिर प्लस का है 15। अब देखिए प्रत्येक पद 3, 12 और 15 सभी 3 से विभाजित है, और x की घात 2 का गुणांक ऋणात्मक भी है, तो ये ऋणात्मक चिन्ह यहाँ से भी हटाएंगे, तो -3 हम पूरे व्यंजक में से उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 को भाग करेंगे 1, x की घात 2 यहाँ पर बच जाएगा। माइनस चिन्ह से प्लस चिन्ह को भाग करेंगे माइनस का चिन्ह, 3 से 12 को भाग करेंगे 4, और x बचेगा। माइनस प्लस हो जाएंगे माइनस, 3 से 15 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 5। इस कोष्टक के अंदर एक द्विघात बहुपद आ गया है चर x में। संख्या 5 के ऐसे दो गुणनखंड हमको देखने हैं जिनको घटाने पर 4 आना चाहिए। 5 की गुणा 1 से करते हैं 5 आएगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। -3 बाहर ही रहेगा, x की घात 2 माइनस चिन्ह, 4 के स्थान पर हम लिख देंगे 5 - 1, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा।
गुणा करेंगे दोनों की तो 5 आएगा। बाहर कोष्टक के x -5 -3 कोष्टक के अंदर x की घात 2। अब इस कोष्टक को खोलेंगे तो माइनस का 5 और उसके साथ x माइनस माइनस प्लस 1 की गुणा x से करेंगे तो x ही लिख देंगे और -5। ये -3 पहले दो पदों में से हम यहाँ पर दोनों में से एक x उभयनिष्ठ निकाल देंगे। पहले पद में से एक x बचेगा और दूसरे पद में से -5। बाद के दोनों पदों में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है तो यहाँ पर हम प्लस का एक उभयनिष्ठ निकालेंगे। एक से x को भाग करेंगे x आएगा और एक से 5 को भाग करेंगे तो 5 ही आएगा। ये -3 दोनों पदों में x -5 एक कोष्टक उभयनिष्ठ निकाल देंगे हम x -5। पहले पद में बचा है x, दूसरे पद में बचा है प्लस का 1। यही हो गया है इस दिए गए व्यंजक का अभाज्य गुणनखंड। ये इनके गुणनखंड हमने प्राप्त कर लिए हैं। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 16। 40 पी की घात 2 प्लस 16 पी की घात 3 क्यू माइनस 2 पी की घात 3 क्यू की घात 2। अब देखिए प्रत्येक पद में यहाँ पर पी की घात 2 या पी की घात 3 पी की घात 3, तो प्रत्येक पद में से हम यहाँ पर पी की घात 2 उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। यहाँ पी की घात 2 प्रत्येक पद में से उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं और प्रत्येक पद ही 2 से भी विभाजित है, तो हम पी की घात 2 और प्रत्येक पद यहाँ पर 2 से विभाजित है 2, हम उभयनिष्ठ निकाल देंगे। तो 2 से अगर 40 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 20 और 20 बचेगा, फिर प्लस का चिन्ह। और 2 से 16 को भाग करेंगे तो आएगा 8। पी की घात 2 बाहर आएंगे तो एक पी बचेगा और एक क्यू बच जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह, 2 से 2 को भाग करेंगे तो एक बचेगा। पी की 2 हम उभयनिष्ठ निकाल देंगे तो यहाँ पर केवल एक पी बचेगा और क्यू की घात 2 बचेगा। ठीक है, और ये कोष्टक के अंदर बंद। एक बार मैं इस प्रश्न को चेक कर लेता हूं पुस्तक में कि कुछ मिस प्रिंट तो नहीं है। रुकिए बस एक मिनट। देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर मिस प्रिंट है ये। यहाँ p की घात 3 है, यह है p की घात 3। जब यहाँ पर p की घात 3 है तो हम तीनों पदों में से p की घात 3 उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं और 2 से भी प्रत्येक पद विभाजित है, तो 2 और p की घात 3 हम प्रत्येक पद में से उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो 2 से 40 को भाग करेंगे तो 20 और p की घात 3 तो बाहर ही आ गया है तो 20 बचा है प्लस। 2 से 16 को भाग करेंगे 8, p की घात 3 बाहर आ गया है, यहाँ पर बचेगा q। फिर माइनस 2 से 2 को भाग करेंगे 1 आएगा और p की घात 3 हम यहाँ पर उभयनिष्ठ निकाल देंगे तो बस बचेगा q की घात 2। इस कोष्टक के अंदर चर q में एक द्विघात बहुपद बन गया है, इसके गुणनखंड हम करेंगे। तो देखिए यहाँ x की q की घात 2 वाला जो पद है वह ऋणात्मक है, इसको हम धनात्मक बनाएंगे तो इस कोष्टक में से माइनस चिन्ह और उभयनिष्ठ निकाल देंगे तो -2 p की घात 3। जो कोष्टक के अंदर माइनस की संख्या थी वह प्लस हो जाएगी तो ये प्लस का q की घात 2 हो जाएगा। ये प्लस का 8q अब -8q हो जाएगा। तो प्लस का 20 जब हम माइनस उभयनिष्ठ निकाल देंगे तो -20 हो जाएगा। अब इसके गुणनखंड करते हैं कोष्टक में। अब 20 के ऐसे दो गुणनखंड हमको देखने हैं जिनको घटाने पर 8 आए। तो 10 दूनी होते हैं 20। अगर 10 में से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 8। तो q की घात 2 -8 के स्थान पर हम लिखेंगे 10 - 2 ब्रैकेट बंद और ब्रैकेट के गुणा में q और -20। ये -2 p की घात 3 q की घात 2। इस कोष्टक को खोल देंगे तो -10 की गुणा हो जाएगी q से, माइनस माइनस प्लस 2 की गुणा होगी q से और ये -20। -2 p की घात 3। अब प्रथम दोनों ही पदों में से हम एक q वैनिश निकाल सकते हैं तो यहाँ एक q बचेगा पहले पद में, दूसरे पद में बचेगा -10। बाद वाले दोनों पदों को हम 2 से भाग कर सकते हैं तो +2 उभयनिष्ठ निकालेंगे तो q बचेगा और 2 ढाई हो जाएगा 20 -10।
ये -2 p की घात 3, दोनों पदों में q माइनस 10 उभयनिष्ठ है। इस कोष्टक को हम उभयनिष्ठ निकाल देंगे। पहले पद में से बचेगा q, दूसरे पद में बचेगा प्लस का 2। तो ये हो गए हैं इस दिए गए व्यंजक के गुणनखंड। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 के सवाल नंबर 17 पर। 17 और 18। तो यहां पर देखिए -18 के की घात 4 +3 के की घात 5 -48 के की घात 3। तो प्रत्येक पद में हम अधिकतम 3 के उभयनिष्ठ ले सकते हैं और प्रत्येक संख्या भी 3 से विभाजित है। तो हम यहाँ पर 3 के की घात 3 उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो यहाँ पर बचेगा शेष, देखिए 3 से 18 को भाग करेंगे तो 3 छंग 18 प्लस माइनस माइनस के 6 बचेंगे। x की घात 4 थे, 3 हमने उभयनिष्ठ निकाल लिए हैं तो k की घात 1 बच जाएगा यहाँ पर। फिर प्लस 3 था, 3 हमने उभयनिष्ठ निकाल लिया है। k की घात 5 में से k की घात 3 उभयनिष्ठ निकाले हैं तो k की घात 2 बच जाएगा। फिर माइनस 3 से 48 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 16। k की घात 3 हमने उभयनिष्ठ निकाल लिया है बाहर ही, तो ये कोष्टक बंद हो जाएगा बस। ये 3x की घात 3 k की घात 3 और k की घात 2 वाले पद को हम पहले लिखेंगे तो k की घात 2 -6k और -16। अब इस कोष्टक के अंदर एक द्विघात बहुपद बन गया है चर k में। तो संख्या चर पद यहाँ पर 16 है, तो 16 के ऐसे दो गुणनखंड देखने हैं जिनको घटाने पर 6 आ जाए। तो 8 दूनी होते हैं 16, अगर 8 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 6। 3 k की घात 3 कोष्टक में k की घात 2 माइनस 6 के स्थान पर लिखेंगे 8 -2 और बाहर गुणा में रहेगा k और -16। तो 3 k की घात 3 कोष्टक में k की घात 2। अब इस कोष्टक को खोल लेंगे तो माइनस प्लस ये माइनस का 8 और उसके साथ k, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 2 और उसके साथ k -16। अब 3 k की घात 3, पहले दो पदों में से हम यहाँ पर k उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो एक k जब हम उभयनिष्ठ निकालेंगे तो पहले पद में एक k बचेगा और दूसरे पद में से -8। बाद के दोनों पदों को हम 2 से भाग कर सकते हैं तो +2 उभयनिष्ठ निकालेंगे। 2 एकन 2, यहाँ k बच जाएगा। प्लस माइनस माइनस 2 से 16 को भाग करेंगे 8। ये कोष्टक बंद। अब 3 k की घात 3, इन दोनों पदों में से k-8 उभयनिष्ठ है तो बाहर निकाल देंगे k-8। पहले पद में से बचेगा k और दूसरे पद में से बच जाएगा प्लस का 2। यही इस व्यंजक के गुणनखंड आ गए हैं। अब सवाल नंबर 18 देखिए, प्रश्न संख्या 2 का। b की घात 2 c की घात 3 8 b c की घात 4 12 c की घात 5 12 c की घात यहाँ पर 5। तो प्रत्येक पद में से हम यहाँ पर देखिए c की घात 3 c की घात 4 c की घात 5। तो प्रत्येक पद में से c की घात 3 हम यहाँ पर उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर b है, यहाँ पर b है, क्या इस पद में भी b है या नहीं, कभी मिस प्रिंट हो ये 12। सही है। तो b इनमें से c की घात 3 हम यहाँ पर उभयनिष्ठ निकाल देंगे। तो पहले पद में से बचेगा b की घात 2 प्लस दूसरे पद में बचेगा 8 b और एक c बच जाएगा प्लस यहाँ पर 12 और c की घात 3 हमने उभयनिष्ठ निकाला है तो c की घात 2 बच जाएगा यहाँ पर। अब ये c की घात 3 बाहर ही लिखेंगे। अब संख्या 12 के ऐसे दो गुणनखंड हमको देखने हैं जिनको जोड़ने पर आ जाए 8। 6 दूनी होते हैं 12, तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। ये b की घात 2 प्लस 8 के स्थान पर हम लिख देंगे 6 + 2 और ये bc गुणा में लिखेंगे इस कोष्टक के, प्लस 12 c की घात 2 कोष्टक बंद। c की घात 3, ये b की घात 2, इस कोष्टक को खोलेंगे तो 6 की गुणा bc से करेंगे तो आ जाएगा 6bc, फिर 2 की गुणा bc से करेंगे तो आ जाएगा 2bc, फिर प्लस 12 c की घात 2 c की घात 3। अब इन दोनों पदों में से हम एक b उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। b उभयनिष्ठ निकालेंगे तो यहाँ एक b बचेगा और दूसरे पद में से 6 और c बच जाएगा।
बाद के दोनों पदों में हम एक तो दो उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं और एक सी, प्लस दो हम उभयनिष्ठ निकालेंगे और एक सी, तो यहाँ पर एक बी बचेगा, प्लस चौथे पद में दो छंग 12 और एक सी बच जाएगा कोष्टक पर। ये सी की घात 3, दोनों कोष्टक में b प्लस 6c b प्लस 6c है, तो दोनों को उभयनिष्ठ निकाल देंगे, b प्लस 6c। पहले पद में बचेगा b, दूसरे पद में बचेगा प्लस का 2c। यही हो गए हैं इस दिए गए व्यंजक के गुणनखंड। अब अगले सवाल पर चलते हैं, सवाल नंबर 19 प्रश्न संख्या 2 का। -18 प्लस ए की घात 2 बी की घात 2 माइनस 3 ए बी। तो अब ये घात 2 वाला पद हम पहले लिखेंगे, ए की 2 बी की 2, फिर माइनस का 3 ए बी, फिर -18। संख्या 18 के ऐसे दो गुणनखंड हमको देखने हैं जिनको घटाने पर 3 आए। इनको घटाने पर 3 आए, तो 6 तिया 18 होते हैं, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 ही प्राप्त होगा। ए की 2 बी की 2 जैसा था वैसे ही लिखेंगे, माइनस 3 के स्थान पर लिख देंगे हम 6 माइनस 3, डी गुणा में ए बी, प्लस 18। तो ए की घात 2 बी की घात 2, इस कोष्टक को खोलेंगे तो माइनस का 6 और ए बी आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 की गुणा ए बी से तो 3 ए बी और प्लस का 18। पहले दो पदों में से हम ए, एकक ए और एकक बी उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। ए बी हम उभयनिष्ठ निकालेंगे तो पहले पद में एक ए और एक बी बचेगा, -6 बच जाएगा दूसरे पद से। बाद वाले दोनों पदों में से हम 3 उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो यहाँ पर ए बी बचेगा और 3 छंग 18। ये यहाँ पर माइनस का चिन्ह था, ये माइनस का 18 था, यहाँ -18 और -18, यहाँ माइनस के 6 बचेंगे। तो ए बी -6 ए बी -6 दोनों पदों में से हम उभयनिष्ठ निकाल देंगे। पहले पद में बचेगा ए बी, दूसरे पद में बचेगा प्लस का 3। तो इस दिए गए व्यंजक का यह गुणनखंड है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है, गुणनखंड कीजिए 4 ए की घात 2 प्लस 5x प्लस 1। तो इसके गुणनखंड हमको करने हैं। यहाँ पर x की घात 2 का गुणांक 4 है, तो हम अभी प्रश्न संख्या 2 में जितने भी प्रश्न किए थे हमने x की चर की घात 2 के गुणांक में 1 रहता था, तो जब हम अचर पद की गुणा उस 1 से करते थे तो वही अचर पद हमको मिल जाता था, पर यहाँ x की घात 2 के गुणांक में 4 दिया है, तो जब अचर पद की गुणा 4 से करेंगे, ये प्लस का 1 और वहां पर प्लस का 4, दोनों की गुणा करने पर +4 आ जाएगा। तो संख्या 4 के ऐसे दो गुणनखंड जिनको जोड़ने पर 5 आ जाए, तो चारिकन होते हैं 4, 4 की गुणा 1 से करने पर 4 आएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये 4x की घात 2 जैसा था वैसे ही लिखेंगे, प्लस 5 के स्थान पर हम लिख देंगे 4 प्लस 1 और x को कोष्टक के बाहर गुणा में +1। अब इस कोष्टक को खोल देंगे, x की गुणा 4 से करेंगे तो आ जाएगा 4x, फिर x की गुणा 1 से करेंगे तो आएगा x प्लस 1। प्रथम दो पदों में से हम दोनों में से 4 भी उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं और एक एक x उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो 4x जब हम उभयनिष्ठ यहाँ पर निकालेंगे तो एक x बचेगा पहले पद में, प्लस 4x से 4x को ही भाग कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। बाद के दोनों पदों में से कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, तो यहाँ पर हम +1 उभयनिष्ठ लेंगे। 1 से x को भाग करने पर x आएगा और 1 से 1 को भाग करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब इन दोनों पदों में x प्लस 1 उभयनिष्ठ है, उसको लिख लेंगे, x प्लस 1 को उभयनिष्ठ निकाल देंगे। पहले पद में बचेगा 4x, दूसरे पद में बचेगा प्लस का 1। ये हो गया है इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड, तो ये इसका सही उत्तर है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। तो प्रश्न संख्या 4 है, गुणनखंड कीजिए 2x की घात 2 प्लस 11x प्लस 14। यहाँ पर अचर पद 14 है और x की घात 2 का गुणांक 2 है। 14 की गुणा 2 से करेंगे तो आ जाएगा 28। तो 28 के ऐसे दो गुणनखंड जिनको जोड़ने पर 11 आ जाए, तो 7 चौक होते हैं 28। तो ये 2x की घात 2 प्लस 11 के स्थान पर लिखेंगे 7 प्लस 4 और ये x बाहर गुणा में +14। 2x की घात 2 प्लस 7 की गुणा x से करेंगे 7x, फिर 4 की गुणा x से करेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 14। पहले दो पदों में से हम एक x उभयनिष्ठ निकाल देंगे, यहाँ 2 और एक x बच जाएगा।
प्लस दूसरे पद में से बचेगा 7। बाद के दोनों पदों को हम 2 से विभाजित कर सकते हैं, तो प्लस 2 उभयनिष्ठ निकालेंगे। 2 दूनी 4 और x 2 से 14 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 7। अब इन दोनों पदों में 2x प्लस 7 उभयनिष्ठ है, तो 2x प्लस 7 हम उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो पहले पद में बचेगा x, दूसरे पद में बचेगा प्लस 2। तो ये हो गए हैं इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर। गुणनखंड कीजिए 2 माइनस 5 तो यहाँ पर अचर पद है -12 की गुणा करेंगे हम 2 से, बाई की घात 2 के गुणांक से, तो आ जाएगा, जब -12 की गुणा प्लस 2 से करेंगे तो आएगा -24। तो -24 के संख्या 24 के ऐसे दो गुणनखंड जिनको घटाने पर बाई का गुणांक 5 आ जाए। वैसी संख्या 8 तिया होते हैं 24, देखिए 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 मिलेगा। तो इस 5 के स्थान पर हम लिखेंगे ये 2 बाई की घात 2 माइनस का चिन्ह, बाई के स्थान पर लिखेंगे 8 माइनस 3। 5 के स्थान पर 8 माइनस 3 लिख लेंगे और बाई को कोष्टक के गुणा में -12। अब ये 2 बाई की घात 2, इस कोष्टक को खोलेंगे तो माइनस का 8 बाई, माइनस माइनस प्लस के 3 बाई और माइनस के 12। पहले दो पदों में से हम यहाँ पर 2 बाई उभयनिष्ठ निकाल देंगे, तो 2 एकन 2 और 1 बाई बच जाएगा। बाद के पद में से 2 चौक 8 और 1 बाई हमने उभयनिष्ठ निकाल लिया है। बाद के दोनों पदों में हम 3 उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो ये बाई माइनस 3 चौक हो जाएंगे 12। दोनों पदों में बाई माइनस 4 उभयनिष्ठ है, तो बाई माइनस 4 उभयनिष्ठ निकालेंगे। पहले पद में बचेगा 2 बाई, दूसरे पद में बचेगा प्लस का 3, और यही हो गया है इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड। तो प्रश्न संख्या 6 देखिए, प्रश्न संख्या 6 है, गुणनखंड कीजिए 13 के की घात 2 प्लस 36 37 के माइनस 6। तो यहाँ पर अचर पद है -6 और के की घात 2 का गुणांक है 13, तो -6 की गुणा 13 से करेंगे, 13 की गुणा -6 से, 13 छंग हो जाएंगे 78 प्लस माइनस माइनस, -78 के ऐसे दो गुणनखंड गुणनखंड हमको करने हैं जिनको घटाने पर 37 आ जाए, जिनको घटाने पर 37 आ जाए। तो देखिए 78, ये 39 दूनी होते हैं 78, दोनों को घटाएंगे तो 37 आ जाएगा। तो ये 13 के की घात 2 जैसा था वैसे ही लिखेंगे, प्लस 37 के स्थान पर हम लिख देंगे 39 माइनस 2 और के को कोष्टक के गुणा में -6। 13 के की घात 2 प्लस 39 की गुणा के से करेंगे तो आ जाएगा 39 के, प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, 2 की गुणा के से करेंगे 2 के और -6। पहले दोनों पदों को हम 13 से भाग कर सकते हैं देखिए, और एक के उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं, तो 13 कन 13 और एक के बाहर आ जाएगा तो पहले पद में के बचेगा, प्लस 13 तिया 39, 3 बच जाएगा, के हमने उभयनिष्ठ निकाल लिया। बाद के दोनों पदों में से हम -2 उभयनिष्ठ निकालेंगे, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 को भाग करेंगे 1 और के बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 2 तिया हो जाएंगे 6। के प्लस 3 हम इन दोनों पदों में से उभयनिष्ठ निकाल देंगे, के प्लस 3, पहले पद में से बचेगा 13 के और दूसरे पद में बचेगा -2। ये हो गया है इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 7 पर। देखिए अभी को कितने प्रश्न है इसमें, 18 हैं। प्रश्न संख्या 7, 40 बाई की घात 2 प्लस बाई माइनस 6। तो एक द्विघात बहुपद है चर बाई में, यहाँ पर अचर पद -6 उस और बाई की घात 2 का गुणांक 40, तो -6 की गुणा हम 40 से करेंगे, -6 की गुणा प्लस 40 से करने पर -240 आ जाएगा। 240 के ऐसे दो गुणनखंड जिनको घटाने पर बाई का गुणांक यहाँ पर 1 आ जाए, 1 है बाई के गुणा में। पहले हम 240 के गुणनखंड कर लेंगे अभाज्य, तो 2 से 60 बार, फिर 2 से 30 बार, 2 से 15 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 और 15 की अगर हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 240 और दोनों को घटाएंगे तो मिलेगा 1।
240 के दो गुणनखंड हो गए हैं, एक 16 और एक 15। तो ये 40 बाई की घात 2 प्लस बाई की गुणा में 1 है, तो यहाँ पर हम बाई की गुणा में 1 है तो 1 के स्थान पर लिखेंगे 16 माइनस 15 और इस कोष्ठक के गुणा में बाई और माइनस 6। तो ये 40 बाई की घात 2, इस कोष्ठक को खोलते हैं तो प्लस 16 बाई और ये प्लस माइनस माइनस के 15 बाई और ये माइनस 6 जैसा था वैसे ही लिख देंगे। पहले दोनों पदों में से हम 8 और बाई उभयनिष्ठ निकाल देंगे। 8 पंजे 40 और एक बाई बचेगा। 8 दूनी 16, बस 2 बचेगा। बाद के दोनों पदों में से हम माइनस का 3 उभयनिष्ठ निकालेंगे। माइनस माइनस प्लस, 3 पंजे हो जाएंगे 15 और एक बाई, माइनस माइनस प्लस और 3 दूनी 6। अब इन दोनों कोष्ठक में 5 बाई प्लस 2 उभयनिष्ठ है तो इसको लिख लेंगे 5 बाई प्लस 2। पहले पद में बचेगा 8 बाई और दूसरे पद में बचेगा माइनस 3। ये हो गए हैं इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड। अब प्रश्न संख्या 8 देखिए, यहाँ पर भी गुणनखंड करने हैं। चर ई में हमको यह द्विघात बहुपद दिया गया है, तो इसको पहले हम इसकी घात ई की घात 2 वाला पद पहले लिखेंगे तो माइनस 27 ई की घात 2 माइनस 9 ई और प्लस के 6। प्रत्येक पद 3 से विभाजित है और ई की घात 2 वाला जो पद है वह ऋणात्मक है, तो यहाँ से माइनस चिन्ह भी लेंगे, उभयनिष्ठ और 3 भी उभयनिष्ठ निकाल देंगे। 3 तिया 9, 3 नम 27 हो जाएगा तो यहाँ 9 बचेगा। 9 ई की घात 2, फिर माइनस माइनस प्लस, 3 से 9 को भाग करेंगे तो 3 ई आ जाएगा, फिर माइनस प्लस हो जाएंगे माइनस, फिर 3 से 6 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 2। तो इस कोष्टक में यह द्विघात बहुपद है 9 ई की घात 2 प्लस 3 ई माइनस 2। तो यहाँ पर अचर पद है माइनस 2, उसकी गुणा करेंगे हम ई की घात 2 के गुणांक 9 से, तो माइनस 2 की गुणा जब हम 9 से करेंगे तो आ जाएगा 18 माइनस का। संख्या 18 के ऐसे दो टुकड़े जिनको घटाने पर 3 आ जाए, तो हम छेतिया होते हैं 18, अगर 6 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 3। भार माइनस 9 कोष्टक में 9 ई की घात 2 प्लस इस 3 के स्थान पर लिखेंगे हम 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 और इस कोष्टक के गुणा में ई और माइनस 2, तो माइनस 3 9 ई का स्क्वायर प्लस ई की गुणा 6 से करने पर आ जाएगा 6 ई, माइनस प्लस हो जाएंगे माइनस, इनकी गुणा ई से करेंगे आ जाएगा 3 ई और ये माइनस का 2। ये माइनस 3 बाद के हम दोनों पदों में से हम 3 से भी भाग कर सकते हैं दोनों को, और एक ई भी उभयनिष्ठ है यहाँ पर, तो 3 और ई उभयनिष्ठ निकाल देंगे तो 3 तिया 9 और एक ई बचेगा प्लस 3 दूनी 6, ई तो हमने बाहर उभयनिष्ठ निकाल लिया है। फिर उसके बाद के दोनों पदों में से हम माइनस का एक उभयनिष्ठ निकालेंगे। माइनस माइनस प्लस, 1 से 3 को भाग करेंगे 3 ई, माइनस माइनस प्लस 1 से 2 को भाग करेंगे 2। अब इन दोनों पदों में से 3 ई प्लस 2 हम उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। ये माइनस 3, 3 ई प्लस 2 हमने उभयनिष्ठ निकाला, पहले पद में बचेगा 3 ई और दूसरे पद में बचेगा माइनस 1। ये ये गए द्विघात बहुपद के गुणनखंड आ गए हैं। अब देखिए अगला सवाल, प्रश्न संख्या 9, 1 माइनस टी माइनस 6 टी की घात 2। ये एक चर टी में एक द्विघात बहुपद दिया गया है। पहले हम टी की घात 2 वाले पद को पहले लिखेंगे तो माइनस 6 टी की घात 2, फिर माइनस का टी और फिर प्लस का 1। ये टी की घात 2 वाला पद यहाँ पर ऋणात्मक है तो इसको धनात्मक बनाने के लिए हम यहाँ से माइनस उभयनिष्ठ निकाल देंगे प्रत्येक पद में से, तो ये प्लस का 6 टी की घात 2 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का टी हो जाएगा, उसके बाद प्लस का टी, माइनस प्लस माइनस का 1, ये माइनस 1, बाहर माइनस चिन्ह रहेगा। अब एक की माइनस अचर पद है यहाँ पर माइनस 1, उसकी गुणा 6 से करेंगे तो आएगा माइनस का 6, 6 की गुणा माइनस 1 से करने पर माइनस 6। संख्या 6 के ऐसे दो गुणनखंड करेंगे हम जिनको घटाने पर टी का गुणांक 1 आ जाए, तो यहाँ 3 दूनी होंगे 6, दोनों को घटाएंगे तो 1 मिलेगा, तो 6 टी की घात 2 प्लस
इस 1 के स्थान पर जो t के यहाँ पर गुणांक है 1, उसके स्थान पर हम 3 माइनस 2 लिख देंगे और t को लिखेंगे इस कोष्टक के गुणा में और माइनस 1। ये माइनस 6t की घात 2, इस कोष्टक को हम खोल देंगे। ये प्लस का 3t प्लस माइनस माइनस का 2t और ये माइनस 1 माइनस पहले दोनों पदों में से हम 3 और t उभयनिष्ठ निकाल देंगे तो 3 दूनी 6 और 1 t बचेगा प्लस 3t से भाग करेंगे तो 1 आएगा। बाद के दोनों पदों में से हम माइनस 1 उभयनिष्ठ निकालेंगे तो ये प्लस का 2t हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1। अब इन दोनों पदों में से हम 2t प्लस 1 उभयनिष्ठ निकाल देंगे, ये माइनस चिन्ह बाहर ही रखेंगे। पहले पद में बचेगा 3t, दूसरे पद में बचेगा माइनस 1। तो यही इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड आ गए हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 पर। 2a की घात 2 प्लस 7ab माइनस 15b की घात 2। तो यहाँ पर हम 15 की गुणा करेंगे, 2 से 15 दूनी 30, ये माइनस का 30 आएगा। माइनस 15 की गुणा प्लस 2 से करेंगे तो माइनस 30। तो माइनस 30 के ऐसे दो गुणनखंड जिनको घटाने पर आ जाए 7। तो 10 या 30 होते हैं, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये 2a की घात 2 प्लस 7 के स्थान पर हम लिखेंगे 10 माइनस 3 और कोष्टक के बाहर ए बी माइनस 15 बी की घात 2। ये 2a की घात 2, इस कोष्टक को खोल देंगे, 10 ए बी आ जाएगा प्लस माइनस माइनस का 3 ए बी और माइनस 15 बी की घात 2। पहले दो पदों में से हम दो उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं और एकक बी उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। तो 2a हम पहले दो पदों में से उभयनिष्ठ निकालेंगे तो 2 एकन 2 और एक बाहर आ जाएगा a, तो एक a बचेगा, 2 पंजे 10 और बचेगा b। बाद के दोनों पदों में से हम माइनस 3 और b उभयनिष्ठ निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 बाहर आ गया है, b बाहर आ जाएगा तो a बचेगा। माइनस माइनस प्लस 3 पंजे 15, b हमने उभयनिष्ठ निकाल दिया है तो यहाँ पर b बचेगा। अब इन दोनों ही पदों में a प्लस 5b a प्लस 5b उभयनिष्ठ है तो इसको बाहर निकाल देंगे, a प्लस 5b। पहले पद में बचेगा 2a, दूसरे पद में बचेगा माइनस 3b। तो ये दो कोष्टक हमको प्राप्त हो गए हैं, इनकी गुणा करेंगे तो यही द्विघात बहुपद हमको मिल जाएगा। तो इस दिए गए द्विघात बहुपद के ये हो गए हैं गुणनखंड। तो प्रश्न संख्या हमारी 10 कंप्लीट हो चुकी है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। उससे पहले मैं माइक की बैटरी चेंज कर लेता हूँ, काफी समय हो गया है क्लास लेते हुए। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। प्रश्न संख्या 11 है 4 बाई की घात 2 प्लस 24 बाई प्लस 20। तो ये एक द्विघात बहुपद है, प्रत्येक पद 4 से विभाजित है यहाँ पर, तो 4 उभयनिष्ठ हम निकाल देंगे। तो 4 एकन 4 बाई की घात 2 बचेगा प्लस 4 छंग 24 और बाई बचेगा, 4 पंजे 20। इस कोष्टक के अंदर भी एक द्विघात बहुपद है, बाहर 4 है। तो चर पद 5 के ऐसे दो गुणनखंड जिनको जोड़ने पर 6 आ जाए। 5 की गुणा 1 से करेंगे 5 आएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो बाई की घात 2 प्लस 5 के 6 के स्थान पर लिखेंगे 5 प्लस 1 और कोष्टक के बाहर बाई गुणा में प्लस 5। 4 बाई की घात 2, ये प्लस 5 की गुणा बाई से करेंगे तो आ जाएगा 5 बाई और 1 की गुणा बाई से करेंगे तो आएगा बाई और प्लस का 5। ये 4 पहले दो पदों में से हम बाई उभयनिष्ठ निकालेंगे तो पहले पद में से बाई बचेगा, दूसरे पद में से 5। बाद के दोनों पदों में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है तो वहां से हम प्लस 1 उभयनिष्ठ निकालेंगे तो बाई प्लस 5 यहाँ पर बच जाएगा। दोनों पदों में बाई प्लस 5 बाई प्लस 5 है तो इनको हम उभयनिष्ठ निकाल देंगे। बाहर 4 है और बाई प्लस 5 और उभयनिष्ठ निकाला है हमने। पहले पद में बाई और दूसरे पद में प्लस का 1 बच जाएगा। यही इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड आ गए हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12। 12 a की घात 2 प्लस 2a माइनस 4। प्रत्येक पद 2 से विभाजित हो सकता है तो हम यहाँ पर उभयनिष्ठ निकाल देंगे तीनों पदों में से।
2 छंग 12 1 की घात 2 प्लस 2 से 2 को भाग करेंगे 1 a आ जाएगा माइनस 2 दूनी हो जाएंगे 4। बाहर 2 है। अचर पद माइनस 2 की गुणा हम 6 से करेंगे तो 6 दूनी हो जाएंगे 12। ये माइनस का 12 आएगा। संख्या 12 के ऐसे दो गुणनखंड जिनको घटाने पर a का गुणांक 1 आ जाए। तो 12 के दो गुणनखंड 3 चौक होते हैं 12। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो 6 a की घात 2 प्लस यहाँ 1 के स्थान पर हम 4 माइनस 3 लिखेंगे और कोष्टक के बाहर a माइनस 2। 2 6 a की घात 2 प्लस 4 की गुणा a से करेंगे 4a प्लस माइनस माइनस 3 की गुणा a से करने पर 3a माइनस 2। इस कोष्टक को बंद। अब ये दो पहले दो पदों में से हम 2 और a उभयनिष्ठ निकालेंगे। 2 और a उभयनिष्ठ निकालने पर 2 तिया 6 और एक a बचेगा और प्लस का 2 दूनी 4। बाद के दोनों पदों में से हम कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं ले सकते पर दोनों में से माइनस चिन्ह उभयनिष्ठ निकाल देंगे। तो माइनस का एक उभयनिष्ठ लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस का 3a माइनस माइनस प्लस का 2। अब इस कोष्टक के अंदर 3 प्लस 2 3 प्लस 2 दोनों उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं हम। तो बाहर 2 है और 3a प्लस 2। ये दोनों कोष्टक दोनों पदों में एक जैसे हैं तो इनको हमने उभयनिष्ठ निकाल लिया है। तो पहले पद में बचेगा 2a दूसरे पद में बचेगा माइनस 1। ये हो गया है इस प्रश्न के ये गुणनखंड। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13। 21 के की घात 3 प्लस 15 के की घात 2 माइनस 6 के। प्रत्येक पद में एक तो के उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं और प्रत्येक पद बड़ी से बड़ी संख्या 3 से विभाजित हो सकता है। तो हम 3 और के उभयनिष्ठ निकालेंगे। 3 सत्ते 21 के की घात बचेंगी 2 प्लस 3 पंजे 15 के की घात बचेगी 1 माइनस 3 दूनी 6 बस 1 के वही भार हमने उभयनिष्ठ निकाल दिया है। तो चरपद -2 और k की घात 2 का गुणांक 7 -2 की गुणा 7 से करने पर -14। तो 14 के ऐसे दो गुणनखंड जिनको घटाने पर 5 आ जाए। तो 7 दूनी 14 7 में से 2 घटाएंगे 5 आ जाएगा। 3 के 7 k की घात 2 प्लस 5 के स्थान पर हम लिखेंगे 7 माइनस 2 और ये k माइनस का 2। तो 3 के अब ये 7 के की घात 2 इस कोष्टक को खोलेंगे तो प्लस का 7 के प्लस माइनस हो जाएंगे -2 के और माइनस का 2। अब ये 3 के इन दोनों कोष्टक दोनों पदों में से 7 के हम उभयनिष्ठ निकाल देंगे। 7 और के जब हम उभयनिष्ठ निकालेंगे तो यहाँ एक के बचेगा फिर प्लस का 7 के से 7 के को ही भाग कर रहे हैं मतलब 1 आ जाएगा। बाद के दोनों पदों में से हम -2 उभयनिष्ठ निकाल देंगे तो माइनस माइनस प्लस का के बच जाएगा। माइनस माइनस प्लस 2 से 2 को भाग करेंगे 1। अब इन दोनों पदों में के प्लस 1 है। दोनों में से के प्लस 1 उभयनिष्ठ निकाल देंगे। बाहर 3 के है और के प्लस 1 और हमने उभयनिष्ठ निकाल दिया है। पहले पद में बचेगा 7 के दूसरे पद में बचेगा -2। तो ये हो गए हैं इस प्रश्न के गुणनखंड। अब प्रश्न संख्या 14 देखिए। 6x की घात 5 माइनस 22x की घात 3 माइनस 8x। तो प्रत्येक पद 2 से भी विभाजित है और एकक x यहाँ पर उभयनिष्ठ हम निकाल सकते हैं। तो 2 और x हम यहाँ पर उभयनिष्ठ निकालेंगे तो 2 तिया 6 x की घात 4 बचेगा फिर माइनस का चिन्ह 2 से 22 को भाग करेंगे तो 11 आ जाएगा। x की घात 2 बचेगा फिर माइनस 2 चौक 8 4 बच जाएगा यहाँ पर। तो ये एक x की घात 4 वाला पद है यहाँ। तो संख्या 4 की गुणा हम 3 से करेंगे तो -4 की गुणा 3 से करने पर -12। तो -12 के ऐसे दो गुणनखंड जिनको घटाने पर 11 आ जाए। तो 12 कन 12 होते हैं अगर हम 12 में से एक घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। तो ये 2x कोष्टक में 3x की घात 4 माइनस चिन्ह 11 के स्थान पर हम लिख देंगे 12 माइनस 1। दोनों को घटाएंगे तो 11 आएगा। बाहर x की घात 2 माइनस 4। अब ये 2x कोष्टक के बाहर है 3x की घात 2। इस कोष्टक को खोलेंगे माइनस प्लस माइनस 12 और x की घात आ जाएगा 2 माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 1 की गुणा x की घात 2 से करेंगे तो x की घात 2 और -4। ये 2x
पहले दो पदों में से हम 3 और x की घात 2, ये x की घात 4 था यहाँ पर। x की घात 4 और x की घात 2 में से x की घात 2 उभयनिष्ठ निकाल देंगे। तो पहले पद में 3 से 3 को भाग करेंगे, 1 बचेगा, और x की घात 4 में से x की घात 2 उभयनिष्ठ निकालेंगे, x की घात 2 बचेगा। ये माइनस का चिन्ह, 3 चौक 12। बाद के दोनों पदों में से हम एक उभयनिष्ठ निकालेंगे प्लस का। तो 1 से x की घात 2 को भाग करेंगे, x की घात 2, 1 से 4 को भाग करेंगे तो -4 ही रहेगा। अब ये 2x, x की घात 2 -4, x की घात 2 -4 दोनों पदों में से उभयनिष्ठ निकाल देंगे। तो पहले पद में बचेगा 3x की घात 2 और प्लस का 1। अब ये x की घात 2 -4 के गुणनखंड अभी हम और कर सकते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है, ये x की घात 2 का वर्ग, x का वर्ग, x की घात, इसकी घात 2 को हम x का वर्ग लिख सकते हैं, -4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग। ये 3x की घात 2 प्लस 1 जैसा था वैसे ही लिखेंगे। अब ये a की घात 2 माइनस b की घात 2 वाली सर्वसमीका बन गई है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर है ये। तो एक कोष्ठक में दोनों संख्या जुड़ जाएंगी, x प्लस 2, और एक कोष्ठक में दोनों संख्या घट जाएंगी। और ये 30 x की घात 2, 3x की घात 2 प्लस 1, इस कोष्ठक को जैसे था वैसे ही उतार लेंगे। तो प्रश्न संख्या 14 के हमने गुणनखंड कर लिए हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 15 पर। -21 z की घात 4 -12 z की घात 2 प्लस 6 z की घात 6। प्रत्येक पद में हम 3 से भाग कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और z की घात 2 हम उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं प्रत्येक पद में से। तो यहाँ पर 3 z की घात 2 हम उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो ये माइनस का चिन्ह, 3 सत्ते 21 और z की घात 2 बचेगा। फिर माइनस का चिन्ह, 3 चौक 12, z की घात 2 हमने उभयनिष्ठ निकाल लिया है, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। फिर प्लस का चिन्ह, 3 दूनी 6, z की 6 में से हमने z की 2 उभयनिष्ठ निकाले हैं, तो z की पावर 4 बचेगा। अब इस 3 z की घात 2 को जैसा था वैसे ही लिखेंगे। इस 4 घात वाले पद को पहले लिख लेते हैं, 2 z की घात 4, फिर -7 z की घात 2, फिर -4। अब अचर पद -4 की गुणा करेंगे 2 से, तो माइनस का 8 आ जाएगा। 8 के ऐसे टुकड़े जिनको घटाने पर 7 आ जाए, पाठीकन 8, 8 में से 1 घटाएंगे 7 आ जाएगा। तो 3 z की घात 2, कोष्टक में 2 z की घात 4 माइनस 7 के स्थान पर लिखेंगे 8 माइनस 1, और z की घात 2 -4। 3 z की घात 2, ये 2 z की घात 4, इस कोष्टक को खोलेंगे तो -8 z की घात 2 माइनस माइनस प्लस 1 की गुणा z की घात 2 से करेंगे तो z की घात 2 आ जाएगा। फिर ये माइनस का 4, इस कोष्टक को कर देंगे बंद। ये 3 z की घात 2, पहले दो पदों में से हम 2 और z की घात 2 उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो z की घात 4 में से z की घात 2 बच जाएगा। 2 से 4 को भाग कर 8 को भाग करेंगे तो 4 आएगा, और z की घात 2 हमने उभयनिष्ठ निकाल लिया है। बाद के दोनों पदों में से हम प्लस का एक उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो z की घात 2 -4 बचेगा, कोष्टक बंद। ये 3 z की घात 2, अब इन दोनों पदों में से z की घात 2 -4 उभयनिष्ठ निकाल देंगे, तो z की घात 2 -4 उभयनिष्ठ निकालने पर पहले पद में से 2 z की घात 2 बचेगा, और दूसरे पद में से प्लस का 1। अब इस दूसरे वाले कोष्टक के गुणनखंड अभी हम कर सकते हैं। इस z की घात 2 को लिखा जा सकता है z का वर्ग, और इस 4 को लिखा जा सकता है 2 का वर्ग। और ये वाला कोष्टक जैसा था वैसे ही लिख देंगे, प्लस 1। इसके आगे करते हैं, तो 3 z की घात 2, यहाँ पर सब समीका बन गई है a की घात 2 माइनस b की घात 2। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर है, तो एक बार इन दोनों संख्याओं को एक कोष्टक में हम जोड़ देंगे, और एक कोष्टक में इनको घटा देंगे, और ये वाला कोष्टक जैसा था वैसे ही लिख देंगे। तो ये आ गए हैं इस प्रश्न के गुणनखंड। तो प्रश्न संख्या 15 कंप्लीट हो चुकी है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 16। -12 b की घात 5 माइनस b की घात 3 प्लस b, प्रत्येक पद में से हम b
उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। और ये माइनस का चिन्ह भी, तो माइनस बी हम यहाँ से उभयनिष्ठ निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये 12 हो जाएगा और b की घात 4 बचेंगी। माइनस माइनस प्लस, b की घात 3 में से एक b उभयनिष्ठ निकालेंगे तो b की घात 2, माइनस प्लस माइनस 20 में से b उभयनिष्ठ निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, तो माइनस b। अब माइनस 1 की गुणा 12 से करने पर आएगा माइनस 12, तो 12 के ऐसे टुकड़े जिनको घटाने पर b की घात 2 का गुणांक 1 आ जाए। तो 4 की गुणा 3 से करते हैं तो 12 आएगा और 4 में से 3 घटाने पर आता है 1, तो 12 b की घात 4 प्लस का चिन्ह, यहाँ b की घात 2 के गुणा में 1 है तो उस 1 के स्थान पर हम 4 माइनस 3 लिखेंगे, b की घात 2 माइनस 1, माइनस b, 12 b की घात 4, इस कोष्टक को खोलेंगे तो 4 b की घात 2 प्लस माइनस माइनस 3 b की घात 2 और माइनस 1, माइनस b। पहले दो पदों में से हम 4 और b की घात 2 कॉमन निकालेंगे तो 4 तिया 12 और b की घात 2 बचेगा, प्लस दूसरे वाले पद में 4b की घात 2 में से 4b की घात 2 उभयनिष्ठ निकालेंगे तो 1 बचेगा। इन बाद वाले दोनों पदों में से हम माइनस 1 उभयनिष्ठ निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3b का स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 1। अब ये माइनस b, इन दोनों पदों में से हम 3b की घात 2 प्लस 1 उभयनिष्ठ निकाल देंगे तो पहले पद में बचेगा 4b की घात 2, दूसरे पद में माइनस 1। अब इस वाले कोष्टक के गुणनखंड अभी हम और कर सकते हैं तो माइनस b, 3b की घात 2 प्लस 1 जैसा था वैसे ही उतार लेंगे। 4b की घात 2 को हम लिख सकते हैं 2b का वर्ग, माइनस 1 को लिखा जा सकता है 1 का वर्ग। तो ये दो संख्याओं के वर्गों का अंतर है तो इनको एक बार जोड़ देंगे एक कोष्टक में, एक कोष्टक में घटा देंगे, तो माइनस b, 3b का वर्ग प्लस 1, यहाँ 2b प्लस 1 और एक बार आ जाएगा 2b माइनस 1। ये हो गए हैं इस प्रश्न के गुणनखंड। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 17 पर। एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल दे रखा है 5x की घात 2 प्लस 17x प्लस 6 वर्ग मीटर है। इसकी एक भुजा x प्लस 3 है तो दूसरी संलग्न भुजा ज्ञात कीजिए। हमें आयताकार पार्क का क्षेत्रफल दे रखा है, देखिए लिखते हैं पार्क का क्षेत्रफल। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल दिया है 5x की घात 2 प्लस 17x प्लस 6, तो एक ये द्विघात बहुपद है, इसके गुणनखंड हम कर सकते हैं। तो 6 की प्लस 6 की गुणा 5 से करेंगे, 6 पंजे 30, 30 के ऐसे दो गुणनखंड जिनको जोड़ने पर 17 आ जाए। तो 15 दूनी 30 होते हैं, 15 में 2 जोड़ेंगे 17 आ जाएगा। तो ये 5x की घात 2 प्लस 17 के स्थान पर 15 प्लस 2 लिख देंगे और x प्लस 6। ये 5x की घात 2 प्लस चिन्ह की गुणा 15 से करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 15 और x, प्लस 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 के 2x और प्लस 6। पहले दो पदों में से 5 और x उभयनिष्ठ निकालेंगे तो एक x बचेगा प्लस 5 तिया 15। बाद के दोनों पदों में से हम प्लस का 2 उभयनिष्ठ निकालेंगे तो x बचेगा और 2 तिया हो जाएंगे 6। तो दोनों पदों में से x प्लस 3 उभयनिष्ठ है, पहले पद में से 5x और दूसरे पद में से 2 बच जाएगा। तो देखिए आयताकार पार्क का क्षेत्रफल रहता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो एक कोष्टक है x प्लस 3, दूसरा कोष्टक है x प्लस 2। प्रश्न में बताया गया था पहली पार्क की जो पहली भुजा वो x प्लस 3 है, तो ये लंबाई हो गई है x प्लस 3 और जो चौड़ाई होगी गुणा में वह दूसरा कोष्टक हो जाएगी 5x प्लस 2। तो जब हम दूसरी संलग्न भुजा निकालेंगे तो उसको लिखते हैं दूसरी संलग्न भुजा बराबर पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल और उसको भाग कर देंगे पहली भुजा से, पहली भुजा से। तो अगर हम पार्क के क्षेत्रफल को पहली भुजा से भाग कर देंगे तो हमें पार्क की दूसरी भुजा ज्ञात हो जाएगी। तो पार्क का क्षेत्रफल देखिए ये दिया गया था जिसके गुणनखंड हमने करके ये प्राप्त किया x प्लस 3 और 5x प्लस 2। तो पहली वाली भुजा थी x प्लस 3 प्रश्न में कहा गया है, तो x प्लस 3 से x प्लस 3 कट जाएगा तो पार्क की दूसरी भुजा आ जाएगी 5x प्लस 2। ये आ गई है पार्क की दूसरी भुजा।
यहाँ पर क्षेत्रफल वर्ग मीटर में दिया था है था, तो ये भुजा भी मीटर में आ जाएगी। तो प्रश्न संख्या 17 कंप्लीट हो चुकी है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 18 पर। एक वर्ग का क्षेत्रफल 4x की घात 2 माइनस 36x प्लस 81 है, वर्ग मीटर है, तो इसकी भुजा ज्ञात करें। यदि x बराबर 5 तो वर्ग की भुजा और क्षेत्रफल का मान ज्ञात क्या होगा, ये हमको बताना है। तो वर्ग की भुजा हमको ज्ञात करनी है। यहाँ पर पहले हमें वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वह द्विघात बहुपद के रूप में है, 4x की घात 2 माइनस 36x और प्लस 21। तो हम इसके भाज्य गुणनखंड इसके गुणनखंड कर लेंगे, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है। तो 81 की गुणा हम 4 से करेंगे, तो 4 एकन 4, 4 अट्ठे 32। तो 324 के ऐसे दो टुकड़े हमको देखने हैं जिनको जोड़कर 36 आ जाए। तो अगर हम 18 की गुणा 18 से करते हैं तो 324 आता है, दोनों को जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा। तो ये 4x की घात 2 माइनस 36 के स्थान पर 18 प्लस 18 और बाहर गुणा में x प्लस का 81। 4x की घात 2 माइनस चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह, माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस 18x माइनस प्लस माइनस 18x और प्लस के 81। पहले दो पदों में से हम 2 और x उभयनिष्ठ निकाल देंगे, तो 2 बचेगा और एक x और 2 नम 18। बाद के दोनों पदों में से हम 9 उभयनिष्ठ निकालेंगे माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, 2 नम 18 और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 9 नम 81। तो दोनों पदों में 2x माइनस 9 उभयनिष्ठ है। पहले पद में से बचेगा 2x माइनस 9। तो ये 2x माइनस 9 दोनों कोष्टक एक जैसे हैं, दोनों की गुणा गुणा में है दोनों, तो इनको लिखा जा सकता है 2x माइनस 9 का वर्ग। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल ये आ गया है, द्विघात बहुपद के रूप में दिया गया था, इसके गुणनखंड हमने कर लिए हैं। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र रहता है भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। तो वर्ग जब दूसरे पक्ष में, अगर हम दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दें तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएंगे, वर्ग से वर्ग, वर्गमूल चिन्ह से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हम लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग, वर्ग कहेंगे वर्गमूल लेने पर। तो वर्गमूल जब हम लेंगे दोनों पक्षों का तो वर्ग कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा भुजा, तो बराबर इसका भी वर्ग कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2x माइनस 9 आ जाएगा। तो वर्ग की भुजा आ गई है 2x माइनस 9। प्रश्न में आगे कहा गया है पहले भुजा ज्ञात करनी थी, तो वर्ग की भुजा हमने ज्ञात कर ली है 2x माइनस 9। अब हमें बताया गया है यदि x बराबर 5 तो वर्ग की भुजा और क्षेत्रफल का मान हमको ज्ञात करना है। तो अब अगले स्लाइड पर हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर है, आई है वर्ग की भुजा यहाँ पर 2x, वर्ग की भुजा है 2x माइनस 9। देखिए क्षेत्रफल मीटर में था तो यह भुजा भी आ जाएगी मीटर में, 2x माइनस 9 मीटर है, लिखते हैं 2x माइनस 9 मीटर। अब यहाँ पर x का मान प्रश्न में बताया गया है 5, x बराबर 5 रखने पर, जब x का मान 5 है तो वर्ग की भुजा हमको बतानी है। तो 2 की गुणा होगी x के मान 5 से माइनस 9, तो 2 पंजे 10 और माइनस 9, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 मीटर इस वर्ग की हो गई है भुजा। अब वर्ग का हमें क्षेत्रफल भी बताना है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो प्रश्न में देखिए वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा था 4x की घात 2 माइनस 36, 4x की घात 2 माइनस 36x और फिर था प्लस के 81। तो यहाँ पर x के स्थान पर हमें 5 रखना है, तो x बराबर 5 रखने पर, तो 4x के स्थान पर 5, 5 का वर्ग माइनस 36 x के स्थान पर 5 और प्लस 21। तो 5 का वर्ग 25 और 25 की गुणा 4 से करेंगे तो आ जाएगा 100। 36 की गुणा 5 से करेंगे, 5 छंग 30 का जीरो हासिल 3, 5 तिया 15 और 3 हो जाएंगे 18 और प्लस 81।
देखिए 100 में से 180 घटाएंगे तो -80 आएगा और ये प्लस का 81। तो माइनस प्लस होते हैं माइनस, और 81 में से 80 घटाएंगे तो बचेगा प्लस का 1। 1 मीटर स्क्वायर आ गया है इस वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए भुजा 1 थी, वर्ग का क्षेत्रफल रहता है भुजा गुणा भुजा, तो 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। तो प्रश्न में हमें वर्ग की भुजा ज्ञात करनी थी। फिर x बराबर अगर 5 है तो वर्ग की भुजा और क्षेत्रफल दोनों के मान ज्ञात करने थे। तो प्रश्न संख्या 18 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसी के साथ अभ्यास 5 भी कंप्लीट हो चुकी है। अगली क्लास में हम दक्षता अभ्यास 5 के प्रश्नों को हल करेंगे।